आज हम बात करेंगे हमारे 1 से लेकर 12 जो भी कस्पल सबलॉर्ड है, वो कस्पल सबलॉर्ड को कैसे स्टडी करना है, कौन सा कस्पल सबलॉर्ड क्या दिखाता है, तो कौन सा स्टैटिक प्रॉमिस होगा, कौन सी चीजों को वो इंडिकेट करता है, आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड से। अब देखिए फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड हमें क्या बताता है। फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड हमें नेचर, किसी भी व्यक्ति के नेचर के बारे में, बिहेवियर के बारे में, पर्सनालिटी, एटीट्यूड, कॉम्प्लेक्शन, लॉन्जिविटी, ओवरऑल हेल्थ एंड उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, ये हमें फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड बताता है। पहली बात। अब ये एक पॉइंट जो मुझे है एक जगह से मिला है, वो मैंने यहां पर लिखा है। इसको मैंने कुछ एकदम ट्राई एंड टेस्ट नहीं किया है, बट आपके नॉलेज के लिए मुझे पता चला था तो मैंने लिखा है। अब ये जो पॉइंट है ये क्या बोलता है कि व्यक्ति की हाइट को भी हम जज कर सकते हैं फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड के ऊपर से। तो क्या रूल है, जब फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड, अभी ये जो लंबा लंबा यहां पर लिखा है ना, पहले एक बार मैं पढ़ लेता हूं, बट फिर मैं जो कहूंगा वो आपको सुनना है। मेन द साइन ऑक्यूपाइड बाय द लॉर्ड ऑफ द कॉन्स्टलेशन इन विच सबलॉर्ड ऑफ द लग्न एट बर्थ is indicates whether the person is tall, stout, fat, heavy, thin, कैसा है उसका बॉडी का स्ट्रक्चर, वो हमें उससे पता चलता है। पहली बात। अब ये जो ऊपर का फर्स्ट 3 लाइन लिखा है उसका मतलब क्या है, द साइन ऑक्यूपाइड बाय द लॉर्ड ऑफ द कॉन्स्टलेशन इन विच सब लॉर्ड ऑफ द लग्न एट बर्थ इज सिटिंग। इसका सिंपल मतलब ये है कि फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड यानी कि स्टार लॉर्ड जो राशि में बैठा है वो राशि का स्वामी। अभी एक कुंडली यहां पर ओपन की है मैंने। अब ये फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड है। ये कुंडली के अंदर देखिए फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड कौन है, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का स्टार लॉर्ड कौन है, जुपिटर। जुपिटर, हाँ जुपिटर सर। अब क्या देखना है, जो वो फर्स्ट रूल मैंने बताया, फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड जुपिटर कौन सी राशि में बैठा है, हमें पहले वो देखना है। तो अब जुपिटर की राशि देखिए, जुपिटर की राशि कौन सी है, 3 और 6। 6। जुपिटर की राशि कौन सी, 9 और 12। सॉरी। अब यहाँ पर जुपिटर कौन सी राशि में बैठा है, मर्क्यूरी की राशि में, 6 नंबर साइन में बैठा है, बराबर है। अब ये रूल क्या बोलता है, देखो इफ इट इज जेमिनाई, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस तो अच्छी हाइट होगी व्यक्ति की। अब अगर एरीज, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो होगा तो मीडियम हाइट होगी। अब ये क्या है, वर्गो है, 6 नंबर की राशि यानी वर्गो साइन, VIRGO, वर्गो साइन 6 नंबर की राशि, तो हाइट कितनी होगी, मीडियम होगी। है मीडियम हाइट, एकदम टॉल भी नहीं एकदम शॉर्ट भी नहीं, मीडियम हाइट है। अभी ये ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है, ये एक रूल है, उसको मैंने लिखा है तो मैंने आपको समझा दिया। अब आप अलग अलग कुंडलियों के ऊपर उसको ट्राई करना। कोई बहुत लंबूजी मिल जाए और उसकी कुंडली मिले तो उसकी कुंडली से आप ये चेक कर सकते हो। परफेक्ट। वो रूल इसलिए है, ये मैंने आपको यहाँ पर समझाया। और अगर टॉरस, कैंसर, कैप्रिकॉन, पाइसिस में होगा तो शॉर्ट हाइट बताता है, शॉर्ट हाइट। यहाँ पर मैंने आपको लिख के तो दे ही दिया है, आपको और तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। हाइट एंड अपीयरेंस। अब देखिए एस्पेक्ट ऑफ प्लैनेट ऑन लग्न कॉन्स्टिट्यूट द स्ट्रक्चर। लग्न हाउस कौन सा होता है, फर्स्ट हाउस, वो हमारा लग्न हाउस होता है, बराबर है। अब क्या बोलता है, लग्न के घर के ऊपर कौन से प्लैनेट का एस्पेक्ट जा रहा है, उस हिसाब से वो व्यक्ति का बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है वो हमें पता चलता है। अब फर्स्ट हाउस है लग्न का, उसके ऊपर अगर जुपिटर की दृष्टि जा रही है तो क्या होगा, व्यक्ति फैट होगा, व्यक्ति ओवरवेट होगा या तो हैवी वेट होगा। हाँ। क्योंकि जुपिटर खुद ओवरवेट और बड़ा है, एक्सपांडेड है, तो क्या होगा, ओवरवेट होगा या तो हैवी वेट होगा। अगर मंगल और सन की दृष्टि जा रही है तो क्या होगा, मस्कुलर यानी बॉडी बिल्डर होगा और रोबस्ट बॉडी होगी उसकी। अगर वीनस है तो ग्रेस, चार्म एंड ब्यूटीफुल। अगर मरकरी की दृष्टि जा रही है तो क्या होगा, प्लम और पेल अपीयरेंस, ठीक ठाक अपीयरेंस। मून है तो अगेन प्रोमिनेंट फीचर, नाक लंबा, प्लम्प बॉडी। राहु है तो टॉल बॉडी, केतु है
तो शॉर्टनेस, क्योंकि राहु क्या करता है, राहु किसी भी चीज को एक्सपांड करता है, और खाली एक्सपांड नहीं करता, मल्टीफोल्ड में करता है। जुपिटर एक्सपांड करता है, लेकिन राहु मल्टीफोल्ड में एक्सपांड करता है, और केतु क्या करता है, श्रिंक करता है। अब फर्स्ट हाउस के अंदर, फर्स्ट हाउस के ऊपर ये प्लैनेट की दृष्टि जा रही हो तो भी ये चीज कंसीडर कर सकते हो। अगर ये प्लैनेट फर्स्ट हाउस में बैठे हैं तो भी ये चीज कंसीडर कर सकते हो। अब ये चीज ध्यान से समझना है आपको। फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड, अब फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, केतु, गुरु, शनि, बुध, कोई भी प्लैनेट बन सकता है। अब वो फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड या उसका स्टार लॉर्ड यानी कि नक्षत्र लॉर्ड कोई भी प्लैनेट बनता है तो वो अपने जो गुण धर्म है, अपने जो कारक तत्व है, उसको फर्स्ट हाउस के अंदर ऐड कर देता है। फर्स्ट हाउस व्यक्ति का नेचर है, पर्सनालिटी है, एटीट्यूड है, बिहेवियर है। अगर फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड मर्क्यूरी है तो क्या रिजल्ट आएगा? मर्क्यूरी किस चीज का कारक है? मर्क्यूरी ड्यूअलिटी का कारक है, मर्क्यूरी मल्टीपल का कारक है। यानी ये व्यक्ति की पर्सनालिटी, ये व्यक्ति का एटीट्यूड, ये व्यक्ति का बिहेवियर के अंदर क्या आ जाएगा? ड्यूअलिटी आ जाएगी। ये व्यक्ति के बिहेवियर के अंदर मल्टीपल यानी कि स्प्लिट पर्सनालिटी आ जाएगा। कभी ऐसा कभी वैसा, जो अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि कभी आप अच्छे से, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हो। हाँ। किसी व्यक्ति के बारे में आपने कहा कि आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हो, कभी डांट देते हो। तो ये क्यों ऐसा होता है? फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड कौन है? मर्क्यूरी। ये देखो, ये कुंडली के अंदर फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड कौन है? मर्क्यूरी। तो जहां पर भी फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड होगा, या फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड खुद अगर मर्क्यूरी होगा या उसका स्टार लॉर्ड मर्क्यूरी होगा, दोनों में से कोई भी अगर मर्क्यूरी होगा तो क्या होगा? ये चीज आपको उसके नेचर में मिलेगी, मिलेगी और मिलेगी। मरकरी इंटेलिजेंट का कारक है तो इंटेलिजेंसी भी उसके अंदर रहेगी। तो जो भी प्लैनेट फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड बनेगा या स्टार लॉर्ड उसका स्टार लॉर्ड होगा, वो अपने गुण धर्म उसके अंदर ऐड कर देगा। अब यहां पर ये कुंडली में अगर मैं देखूं तो फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड मर्क्यूरी है, लेकिन उसका स्टार लॉर्ड कौन है? जुपिटर है। हाँ। अब खाली कारक तत्व के हिसाब से मुझे चेक करना है तो क्या कर सकता हूं? जुपिटर है, जुपिटर धर्म का कारक है। हाँ। तो ये व्यक्ति धार्मिक होगा। जुपिटर एक साधु संत है जिसको ज्यादा कोई चीजों से फर्क नहीं पड़ता है, कोई लेना देना नहीं है। तो ये व्यक्ति जुपिटर के गुण धर्म यानी कि साधु संत जैसे गुण धर्म इसके अंदर आएंगे। कोई चीजों से फर्क पड़ता नहीं है। साधु संत का आमतौर पे जनरली नेचर हेल्पिंग होता है, तो हेल्पफुल नेचर भी होगा। आप खाली कारक तत्व के बेसिस पे ये चीजों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब ये पॉइंट आपको हेल्पफुल कब होगा? मान लो किसी का फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड सूर्य है। सूर्य क्या है? ईगो। सूर्य है एटीट्यूड। सूर्य है डोमिनेंस। सूर्य है ऑथोरिटी। तो फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड अगर किसी का सूर्य बनेगा तो आपको सीधा वे व्यक्ति को पूछना है। जो भी व्यक्ति की कुंडली आप देख रहे हो, अगर वो खुद है तो खुद, या कोई अपनी वाइफ की कुंडली दिखाता है या कोई बच्चों की दिखाता है, बट आपको उसका टाइम रेक्टिफाई करने के लिए अगर फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड पकड़ना है तो आप अगर आपने देखा कि सूर्य है तो उसको कंफर्म कैसे करोगे कि भाई ये व्यक्ति की जो कुंडली आपने दिखाई है, क्या उनका नेचर इगोइस्टिक है, क्या वो थोड़ा उनका एटीट्यूड है, या उनका नेचर डोमिनेटिंग है, या फिर वो ऑथोरिटेटिव नेचर वाला है, तो तुरंत आप उससे पकड़ सकते हो। अब कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही नक्षत्र के अंदर दो प्लैनेट होते हैं। जैसे सूर्य है, मान लो सूर्य है, उसका नक्षत्र लॉर्ड मर्क्यूरी है फर्स्ट का, और एक बाजू चंद्र है और उसका भी नक्षत्र लॉर्ड समझो मर्क्यूरी है, मंगल है, सॉरी दोनों में मंगल लिखा है, बराबर। तो अब कैसे कंफर्म करेंगे? मंगल के गुण धर्म यहां पर भी आ जाएंगे और मंगल के गुण धर्म तो यहां पर भी रहेंगे, लेकिन ऊपर फर्क पड़ जाएगा। हाँ। जैसे ही चंद्र आएगा तो क्या बोलोगे? इमोशनल, गुड लुकिंग, 100% वीवरिंग माइंड, ट्रैवलिंग में बहुत शौक होता है, घूमने फिरने का बहुत शौक होता है, अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकता, नो डिसीजन, फर्स्ट हाउस में
फर्स्ट हाउस में अगर क्योंकि विवरिंग माइंड है ना, Yes. करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, नहीं करूं करूं, करूं नहीं करूं, ऐसा डामाडोल होते रहेगा। तो वो चंद्र की क्वालिटी आ गई। उसकी स्किन जो है, स्किन कॉम्प्लेक्शन वो फेयर हो सकता है, गुड लुकिंग हो सकता है, अगर फीमेल है तो ब्यूटीफुल हो सकती है, मेल है Handsome. तो थोड़ा हैंडसम हो सकता है, या फिर थोड़ा सा लड़की जैसा हो सकता है, क्योंकि चंद्र फीमेल प्लैनेट है। Right. वो थोड़ा लड़की जैसा करते हैं ना, ऐसा भी हो सकता है वो व्यक्ति। अब मंगल है तो ये जो मंगल है उसके अंदर क्या, गुस्सा, शॉर्ट टेम्पर, पर्सनालिटी में मंगलवाड़ा में शॉर्ट टेम्पर, एग्रेसिव, शॉर्ट टेम्पर, एग्रेसिव, फाइटिंग नेचर। और यहां पर भी सेम, ऑथोरिटी, डोमिनेशन, मैंने बोला वो करना ही चाहिए, मैं बोलूं वो होना ही चाहिए, डोमिनेशन। तो अब देखो, और सूर्य के केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, हाँ ठीक है, ये एग्जाम्पल परफेक्ट। अब आपने पूछा कि भाई ईगो है, एटीट्यूड है, उसने बोला नहीं, ऐसा नहीं है। फिर आपने पूछा शॉर्ट टेम्पर है, एग्रेसिव है, तो आपने उसने बोला या है। अब यहां पर क्या हो गया, एक चीज में उसने ना बोला, हाँ। तो तुरंत आप चेंज करोगे, कस्पल सबलॉर्ड जो सूर्य है उसके बदले चंद्र को करोगे, और चंद्र के उसके हिसाब से उसको सवाल पूछोगे। दोनों जगह पे मंगल है तो मंगल की क्वालिटी तो मैच होने ही वाली है, बट सूर्य की जैसे पूछोगे, उसने ना बोला तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, चंद्र को चेक करो, राइट, चंद्र के हिसाब से मैच हो रहा है। अच्छा, सूर्य के बाद में चंद्र आता है, लेकिन सूर्य के पहले कौन आता है, शुक्र आता है। तो मान लो चंद्र के साथ भी मैच नहीं हो रहा है, तो फिर एक थोड़ा पीछे जाएंगे हम, ये बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन में आपको मैं समझाऊंगा। बट अगर सूर्य कस्पल सबलॉर्ड मैच नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, या तो चंद्र करेंगे या तो शुक्र करेंगे, एक आगे जाएंगे एक पीछे जाएंगे। अब जैसे ही हम शुक्र के ऊपर आएंगे तो अभी चंद्र भी मैच नहीं हुआ, सूर्य भी मैच नहीं हुआ, तो शुक्र के ऊपर आएंगे। शुक्र है तो अगेन ब्यूटी, हैंडसम, गुड लुकिंग। बट शुक्र में एक्स्ट्रा क्या होता है, एक तो ऐसे व्यक्तियों को ब्रांडेड आइटम का बहुत शौक होता है, परफ्यूम का बहुत शौक होता है। ब्रांडेड हो गया, परफ्यूम्स हो गया। फिर ये व्यक्तियों को कोई ना कोई प्रकार की हॉबीज या फिर आर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट होता है। हॉबीज एंड आर्ट्स का मतलब क्या, डांसिंग, म्यूजिक, पेंटिंग, ड्राइंग, ये सारी चीजों के अंदर बहुत इंटरेस्ट होता है। अब ये तो मैच नहीं हो रहा है तो इसको पूछो, इसमें तो मैच होना ही होना है, नहीं तो काफी बार थोड़ा आगे पीछे जाना पड़ता है। बट ये चीज मैंने आपको क्यों समझाई, तुरंत आप इससे पकड़ सकते हो कि कौन सी चीज है इसके अंदर। तो हमने मरकरी देखा, जुपिटर देखा, सूर्य, चंद्र, मंगल, शुक्र देखा। अब आते हैं सैटर्न के ऊपर। सैटर्न है तो या तो वो व्यक्ति डिसिप्लिन होगा, बहुत डिसिप्लिन होगा, या तो फिर बहुत आलसी होगा, आलसी यानी कि लेजी होगा। फोकस, उसका फोकस बहुत अच्छा होता है सैटर्न वालों का, कंसंट्रेशन अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि सैटर्न के अंदर स्टेबिलिटी है, स्थिरता है, ये हो सकता है। दूसरा सैटर्न है, स्किन थोड़ी ब्लैक हो सकती है, काला है ना सैटर्न का कलर, तो ब्लैक स्किन हो सकती है उसकी। उम्र में बड़ा दिखता है, जो उनकी उम्र होगी वो व्यक्ति की उम्र से बड़ा दिखेगा, मोर देन एज, जो उसकी उम्र है उससे थोड़ा बड़ा दिखेगा। तो जब आप ये क्वालिटी को उसके साथ मैच करोगे, और खाली ये इतना मैंने बताया उतना नहीं, मैंने आपको ऑलरेडी सफिशिएंट नोट्स दी हुई है सैटर्न के कारक तत्व के ऊपर, तो आप उसके अंदर से उस चीजों को बराबर ध्यान में रख के उसके साथ में मैच करके उसको प्रश्न पूछ सकते हो। सैटर्न की क्वालिटी, सैटर्न के कारक तत्व उसके अंदर ऐड हो जाएंगे, बराबर। फिर आते हैं राहु के ऊपर। राहु, अच्छा, सैटर्न के अंदर एक है ना मेन, ये होता है जड़त्व, रिजिडनेस। और दूसरा होता है ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स में जुनवानी विचारधारा, और रिजिडनेस मतलब जड़ता। पकड़ लिया तो पकड़ लिया, एक बार इसने मगज में कुछ बिठा लिया, उसके दिमाग से बाहर निकलना आपके या मेरे बस की तो बात नहीं है, बिठा लिया तो बिठा लिया। ये ऐसे लोग होते हैं सैटर्न वाले। अभी उसी के सामने राहु है, तो एक तो ऊंधा, राहु में ऊंधा याद रखने का, हमेशा उल्टा चलता है। राहु क्या करता है, बाकी सब प्लैनेट सीधे चलते हैं, राहु के तो उल्टे चलते हैं, तो उसमें भी खास करके राहु क्या होता है, ऊंधा यानी कि उल्टा चलता है।
इसको आप बोलोगे बैठ जा तो वो खड़ा हो जाएगा, इसको बोलोगे खड़ा हो जा तो वो बैठ जाएगा। तो जब किसी का फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड राहु हो, आपके सामने बैठा हो, वो खुद या उसके घर वाला कोई, तो पूछना है कि भाई ये व्यक्ति पूरे गांव से ऊंधा चलता है? हाँ हाँ चलता है। मैंने तो वो पूछा है, हाँ हाँ ऊंधा चलता है। आप बोलते हो राइट में जाना है तो बोलेगा लेफ्ट में जाना है। आप बोलोगे खड़ा हो जा तो बोलेगा नहीं मैं बैठूंगा। आप बोलोगे मूवी जाना है, बोले नहीं होटल में जाना है। जो कहोगे उससे उल्टा करेगा। पहली तो बात ये हो गई राहु की। दूसरा अटैच्ड, किसी भी चीज के साथ बहुत अटैच्ड होता है। राहु अटैचमेंट है, केतु डिटैचमेंट है। कोई भी चीज से बहुत अटैच रहता है। और कौन सी चीज से अटैच होगा वो भी मैं बताऊंगा, अभी आगे चल के वो स्टेप भी है। बट पहला क्या है, एक अटैचमेंट है उसका। तीसरा, ये जो राहु है इन लोगों को ये मिस्टीरियस चीजें, हॉन्टेड चीजें, ये सब चीजों के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट होता है। हॉन्टेड मूवीज वगैरह होती है उसके अंदर उनको ज्यादा इंटरेस्ट होता है। दूसरा, इनका चेहरा आप देखोगे या उनका अपीयरेंस देखोगे ना, बहुत डल अपीयरेंस होता है, थोड़ा मरा हुआ, थोड़ा डल होता है। और खास करके जो राहु की दशा में मरा हुआ आता है ना हमारे पास बेचारा, उसका चेहरा बहुत बार मैंने देखा है, बहुत लोगों का ऐसा डल चेहरा पड़ गया होता है। अगर राहु लग्न में बैठा है या फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड है तो वो चीज होगी ही होगी। और उसमें भी जब दशा चालू होगी तो और खराब चीज होगी उसके अंदर। तो ये हो गया राहु के बारे में। फिर आया केतु, कोई लेना देना नहीं है। हाँ, फर्स्ट में होता है। अपने आप से ही कोई लेना देना नहीं है। केयरलेस, ये व्यक्ति केयरलेस होगा, उसको कोई लेना देना नहीं होगा। स्पिरिचुअल नेचर होगा, स्पिरिचुअल नेचर होगा उसका। योगा, मेडिटेशन, इसमें ज्यादा इंटरेस्ट होगा। केतु की जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उसके अंदर आ जाएगी। चलो अभी ये फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड है, अभी यही कुंडली की बात करते हैं हाउसेस के रिलेटेड। अभी तक कारक तत्व हमने देख लिए, अभी हाउसेस की बात करते हैं। शुरुआत वहां से ही करेंगे। फर्स्ट CSL, फर्स्ट CSL है मर्क्यूरी, उसका स्टार लॉर्ड है जुपिटर। मर्क्यूरी टेनेंटेड की अनटेनेंटेड वो देख लो, वो चीज भूलनी नहीं है अभी। टेनेंटेड है, हाँ। ओके। अब मर्क्यूरी के पास घर कौन से है, चलो अभी उसके ऊपर आते हैं। 9314710। जुपिटर 39814। अब ये ABCD अपना जो सिस्टम है उसके अंदर चेक कर लो एक बार। जुपिटर के अंदर ये जो घर आ रहे हैं उसमें फर्स्ट हाउस एंड फोर्थ हाउस D लेवल पे है, उसमें फोर्थ हाउस खाली है। अभी इतना तो समझ में आया, वो तो ऊपर से देख के लिखा है। फिर ये अपना ABCD ओपन किया। अभी जुपिटर के जो घर है, देखो जुपिटर नक्षत्र के ऊपर है, तो नक्षत्र तो अपने घरों के रिजल्ट देने ही वाला है, बराबर है। मरकरी जो है वो टेनेंटेड है, लेकिन यहाँ पर नेचर की बात चल रही है, तो ये सारे घरों की इफेक्ट उसके नेचर में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन मुझे इसमें से और थोड़ा डिटेल में जानना है कि इसमें से भी ज्यादा और पावर सबसे ज्यादा किसका होगा। ये सारी इफेक्ट तो होगी, लेकिन पावरफुल और कौन सा होगा। तो हम क्या करेंगे, ABCD करेंगे। अभी ABCD के अंदर चलो मर्क्यूरी पहले देख लो। मर्क्यूरी की लाइन में 9 नंबर, 3 नंबर, 1 और 4 तो ABC लेवल पे है। ABC लेवल पे वो तो गिनेंगे हम। और D लेवल पे है 7 और 10। 7 में राहु है, 10 खाली है, बराबर। तो 10 का पावर थोड़ा और बढ़ जाएगा, तो मैंने उसको एक बार अंडरलाइन कर दिया। उसी तरीके से अभी जुपिटर में 3, 9, 8 तो कंसीडर करना ही करना है। 1 और 4 के अंदर एक में केतु बैठा है, एक में केतु बैठा है, 4 खाली। समझ में आ रहा है ना? बढ़ू आगे। हाँ, तो एक में केतु बैठा है, 4 खाली है, तो 4 का पावर बढ़ जाएगा। अब एक चीज और ध्यान में रखनी है कि जुपिटर कौन से घर में बैठा है, 9th हाउस में बैठा है। जुपिटर और सेकंड बैठे, हाँ जुपिटर 9th हाउस में, 9th हाउस में बैठा है। और मर्क्यूरी कौन से घर में बैठा है, 3rd हाउस में, 3rd हाउस में बैठा है। अब
ये सारे घरों के रिजल्ट जो है ये व्यक्ति के नेचर के अंदर आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन उसमें से भी ज्यादा मैं प्रायोरिटी किसको दूंगा? थर्ड हाउस, 10th हाउस, 4th हाउस एंड 9th हाउस, क्योंकि ये दोनों घर ऐसे हैं जहां पर ये खुद बैठे हैं। प्लैनेट जहां पर बैठा है उसका रिजल्ट तो देगा ही देगा, कोई चॉइस नहीं है। एबीसीडी में भी ये सब टॉप लेवल के ऊपर आ रहा है। देखो मरकरी में 9 नंबर टॉप लेवल पे आ रहा है, बराबर है। जुपिटर में 3 नंबर टॉप लेवल पे आ रहा है, तो ये सब तो रिजल्ट मिलने ही मिलने हैं। अब इसके साथ साथ में हमें एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन को भी कंसीडर करना है। तो देखते हैं मरकरी के ऊपर एस्पेक्ट कंजंक्शन कंसीडर होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? टेनेंटेड है। अच्छा, टेनेंटेड है तो एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन मरकरी के ऊपर जो है वो हम नहीं लेंगे। नक्षत्र के ऊपर तो एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन लेना ही लेना है। तो जुपिटर के साथ में कंजंक्शन में कौन है? कंजंक्शन में है सैटर्न, दिख रहा है येलो कलर से लिखा है। एंड जुपिटर के साथ में ऑपोजिशन कौन दे रहा है, यानी कि 180 का एस्पेक्ट कौन दे रहा है? वीनस। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? एस्पेक्ट है 180 यानी नेगेटिव, वीनस का एस्पेक्ट है, और कंजंक्शन में है सैटर्न है। थोड़ा बाउंसर जा रहा है सर। लास्ट लेक्चर वाला ही सेम है। फिर से चलो एक बार ये खत्म करके फिर से एक बार शॉर्ट में रिपीट कर दूंगा। अभी जो वीनस के घर कौन से है? 3, 10, 7, 6, 11। और सैटर्न के घर कौन से है? 3, 9, 8, 2। अभी एबीसीडी में देखो वीनस 6 और 11 सब खाली है, तो वीनस के साथ सब घर कंसीडर हो जाएंगे। सैटर्न के अंदर 2 नंबर घर खाली है, वो भी कंसीडर होगा। 3, 9, 8 तो सब आगे के लेवल पे है ही है, बराबर है। चलो अभी एक बार रिपीट कर लेता हूँ, फिर इसको कैसे एनालाइज करते हैं वो बताता हूँ। मुझे किसी भी व्यक्ति के नेचर को, एटीट्यूड को, बिहेवियर को, पर्सनालिटी को जानना है, बराबर है। मैं क्या करूंगा? फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड पकड़ूंगा। फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड ये कुंडली में है मर्क्यूरी, ये फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड की लाइन है, उसमें मरकरी है। सबलॉर्ड की लाइन में मर्क्यूरी है ना। मैं जो बोल रहा हूं ना सब इधर दिया हुआ है, घर से कुछ भी नहीं आ रहा है। और 2-3 लेक्चर के बाद में तो फिर लिख के प्रैक्टिस करवाऊंगा मेरे सामने ही, तो और क्लियर हो जाएगा। तो मर्क्यूरी है, मुझे नेचर जानना है, तो मैं क्या फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड को लूंगा मर्क्यूरी, और उसका स्टार लॉर्ड है जुपिटर। अब मर्क्यूरी अनटेनेंटेड है, लेकिन मर्क्यूरी क्योंकि अपने नेचर को तो फर्स्ट हाउस में ऐड करेगा, टेनेंटेड है डेफिनेटली। बट क्या है, मर्क्यूरी अपने नेचर को तो ऐड करेगा, तो मैं मर्क्यूरी के जो भी नंबर से जो भी हाउसेस है वो यहाँ पर लिख दूंगा। उसी तरीके से जुपिटर के हाउसेस लिख दे। अब मर्क्यूरी क्योंकि टेनेंटेड है, उसके ऊपर एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन को मैं कंसीडर नहीं करूंगा। नक्षत्र लेवल पे जुपिटर है तो एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन को लेना ही लेना है। जुपिटर के ऊपर 180 डिग्री का एस्पेक्ट है वीनस का, एंड कंजंक्शन है जुपिटर के साथ में सैटर्न। ठीक है। अब जुपिटर के नंबर जो है वो वहां पर दिए है, वो मैंने लिख दिए। वीनस के नंबर लिख दिए, सैटर्न के नंबर लिख दिए, सबके नंबर लिख दिए। अब इसमें से भी थोड़ा और डिटेल में जानना है कि मेन पावर किसका रहेगा। तो एबीसी लेवल पे आते हैं वो तो हम लेते ही लेते हैं। रहा सवाल डी का, तो डी में क्या करेंगे? जो घर खाली होगा, जैसे यहां पर मर्क्यूरी की अगर मैं बात करूं तो 7 और 10 है डी लेवल पे, लेकिन साथ में देखो भाव चलित चार्ट में राहु बैठा है और 10 नंबर खाली है, तो मैंने 10 को जरा अंडरलाइन कर दिया कि मेरा फोकस उस पर रहना चाहिए इसके लिए। उसी तरीके से जुपिटर 4 नंबर खाली है, 1 नंबर में केतु है, तो जुपिटर का 4 नंबर टिक कर दिया। अब वीनस का तो 6 और 11 दोनों खाली है, एंड सैटर्न का 2 नंबर खाली है, तो उसको कंसीडर कर लूंगा मैं, तो वो भी कंसीडर हो जाएगा। प्लस सैटर्न बैठा है 9th हाउस में और वीनस बैठा है 3rd हाउस में। आया समझ में? अभी इसको एनालाइज कैसे करते हैं? मर्क्यूरी है, ये व्यक्ति का बिहेवियर ड्यूअल रहेगा,
आज कोई चीज के लिए ये व्यक्ति हाँ बोलेगा, कल वही सेम चीज के लिए ना बोल सकता है। आप अगर ऐसा सोचोगे कि कल तो ये व्यक्ति ने ये चीज के लिए हाँ बोला था तो आज भी हाँ बोलेगा, तो 100% आप गलत जाओगे। इसके बिहेवियर को पकड़ ही नहीं सकते हो, क्योंकि मर्क्यूरी है, कारक तत्व की बात है ये पहला। तो उसी तरीके से जुपिटर का कारक तत्व क्या है? साधु है, धार्मिक है, हेल्पिंग नेचर है, कोऑपरेटिव है, वो जुपिटर का है। वीनस मौत शौक, फिर अपना हॉबी के अंदर इंटरेस्ट, वो सारा वीनस के अंदर है। और सैटर्न के अंदर डिसिप्लिन, जो आप बोले थे डिसिप्लिन कहां से आ रहा है? सैटर्न से आ रहा है। जुपिटर नक्षत्र लॉर्ड है, डायरेक्टली सैटर्न का कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन जुपिटर के साथ में क्लोज कंजंक्शन में सैटर्न है। इसके लिए ये व्यक्ति के अंदर डिसिप्लिन आपको देखने को मिलेगा, ये व्यक्ति के अंदर आपको फोकस देखने को मिलेगा। एक बार जो चीज पकड़ ली उसको पूरा करके पार छोड़ेगा उसका। तो ये सैटर्न से आ रहा है। क्वालिटी पता चल गई। अब हाउसेस की बात करते हैं। 9th हाउस फादर का है, 9th हाउस फादर का है, वैसे एजुकेशन का भी है। तो या तो ये व्यक्ति अपने फादर से बहुत अटैच्ड होगा, या तो इसको एजुकेशन के अंदर बहुत इंटरेस्ट होगा, पढ़ाई करने में बहुत इंटरेस्ट होगा। पहली बात, आपको पता है कितने कितने कोर्सेज किए हैं, क्यों किए हैं? 9th हाउस कनेक्टेड है। सब इधर से पूरी कुंडली ओपन पता चल जाती है। मर्क्यूरी 3rd हाउस है, जुपिटर भी 3rd हाउस ए लेवल पे, वीनस भी 3rd हाउस ए लेवल पे, सैटर्न भी 3rd हाउस ए लेवल पे। 3rd हाउस है ऑनलाइन का। ये व्यक्ति को 2 मिनट की फुर्सत मिलेगी तो सोचेगा ऑनलाइन क्या कर लूं, कोई रील बना दूं, कोई वीडियो बना दूं, कोई पोस्ट डाल दूं, लोगों के साथ कम्युनिकेट कर लूं, क्या करूं? क्यों? क्योंकि 3rd हाउस है। दूसरे नंबर पे 3rd हाउस अपने यंगर ब्रदर का है, छोटे भाई बहन का। तो ये अपने छोटे भाई से भी अटैच रहेगा। छोटे भाई इसके साथ क्या करेगा वो बात की बात है, लेकिन ये छोटे भाई के साथ अटैच रहेगा। क्लियर हो गया? 4th हाउस मदर का है, 4th हाउस लग्जरी का है, 4th हाउस कंफर्ट का है। तो ये व्यक्ति चाहेगा कि मेरे जीवन में भी मुझे सभी लग्जरी मिले, सभी कंफर्ट मिले, मम्मी से अटैच रहेगा। यहां पर आता है 1st हाउस, यहां पर भी आ रहा है 1st हाउस। तो ये व्यक्ति सेल्फिश रहेगा, सेल्फ सेंटर्ड रहेगा, अपने आप में बिजी रहेगा। तीनों में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 1st हाउस है, खुद को ही दिखाता है। तो खुद के प्रति तो ये व्यक्ति अपने, और दुनियादारी जाए तेल लेने, ये अपना काम, मतलब अपना तो ख्याल पहले खुद का बराबर से रखेगा, किसी का खराब नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर राहु कहीं पर नहीं है। चीटिंग नहीं, राहु होता तो चीटिंग लेवल पे जाता, बट राहु नहीं है। बट अपना 1 नंबर है तो खुद की सेफ्टी तो पहले सोचेगा, बुरी बात नहीं है। हाँ। तो ये 1 नंबर का रिजल्ट आ गया। 10 नंबर, यहां पर भी 10 नंबर है। 10 नंबर मतलब कर्म। 5 मिनट की फुर्सत होगी तो सोचेगा अब क्या काम करूं, अब क्या नया काम कर लूं, अब क्या नया काम कर लूं। कर्म यानी कि कर्म ओरिएंटेड जिसको बोलते हैं, उससे ये कनेक्टेड रहेगा। आया समझ में किस तरीके से हम नेचर को डिकोड कर सकते हैं पूरा का पूरा? उसी तरीके से 8 नंबर सैटर्न, जुपिटर और 8 नंबर। 8 नंबर है सीक्रेट का। ये व्यक्ति का नेचर बहुत ही सीक्रेटिव रहेगा। जितना आप इसके अंदर डूबने की कोशिश करोगे और डिटेल में जाएगा, और डिटेल। जैसे समंदर में जाते हैं ना, थोड़ा डिटेल में जाते हैं, अपने लगता है बस अभी समंदर का तलिया आ गया, पता चलता है नहीं अभी तो और है। उधर जाओगे तो पता चलेगा अभी तो और है। इसका एंड आप किधर नाप ही नहीं सकते हो। सैटर्न की कुंभ राशि है और ये 8 नंबर है। जबरदस्त डेप्थ है, और दूसरा जबरदस्त सिक्रेटिव नेचर। पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है। बोलो, अभी और कुछ सवाल है आपको इसके अंदर तो पूछो। 2nd हाउस है, फैमिली एंड वेल्थ के प्रति और बैंक बैलेंस के प्रति भी अटैच रहेगा। 7th हाउस 2 बार आ रहा है। 7th हाउस शादी का, रिलेशनशिप का, पब्लिक रिलेशन का अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा, और उसमें उसको इंटरेस्ट भी रहेगा।
ये तो भी नेचर की बात हो रही है ना, नेचर की या बिहेवियर की। तो 7th हाउस अगर बिजनेस के एंगल से हम देखें, शादी तो ठीक है, वो तो एक लाइफ का पार्ट है, बट बिजनेस के एंगल से देखें तो पब्लिक रिलेशन है 7th हाउस। तो पब्लिक के साथ बिजनेस पर्पस के लिए जुड़ने का ये व्यक्ति प्रीफर करेगा। बराबर। अब वो आगे आएगा, चलो बताता हूं, बोलो इसमें आपको कुछ डाउट है? अब ये हो गया अभी तक का। फिर इसमें मैंने और थोड़ा आगे रिसर्च किया कि मैं सबलॉर्ड लेवल के ऊपर गया कि सबलॉर्ड कौन है। मरकरी, जुपिटर स्टारलॉर्ड है, और सबलॉर्ड कौन है? वीनस। वीनस के नंबर्स तो हमारे पास है 3 10 7 6 11 तो है ही है। अब यहां पर कहीं पर भी हम ये देख के बोल सकते हैं कि ये व्यक्ति शॉर्ट टेम्पर होगा, ये व्यक्ति का नेचर थोड़ा गुस्से वाला होगा, ऐसा बोल सकते हैं। एक नंबर आ रहा है ना, एक नंबर से गुस्सा नहीं आता, सेल्फ सेंटर, वो तो मैंने एक नंबर का बताया ना, सेल्फिश रहेगा, खुद के बारे में, खुद की सेफ्टी के बारे में पहले सोचेगा, बट उसका मतलब ये नहीं कि वो गुस्से वाला होगा। थोड़ा नेचर इगोइस्टिक या थोड़ा ऑथोरिटेटिव नेचर कहीं से भी मिल रहा है आपको? सैटर्न तो बेचारा या तो डिसिप्लिन रहेगा और या तो बोलेगा तेरे को जो करना है कर, मैं तो बैठा हूं। सैटर्न के अंदर ऑथोरिटी कुछ आता ही नहीं है। ऑथोरिटी आता है सूर्य से और मंगल सूर्य से और मंगल से। हाँ, नहीं है, नहीं है। हो रहा है पॉइंट क्लियर? नहीं है। फिर बस यही सब स्टडी करते करते मैंने पकड़ा कि सबलॉर्ड के शुक्र है। नॉर्मली शुक्र यानी कि सबलॉर्ड को हम क्या कंसीडर करते हैं कि जो सबलॉर्ड है वो क्वालिटी दिखाता है, क्वालिटी रिजल्ट की जो क्वालिटी है, यानी कि ये व्यक्ति की बॉडी ओवरऑल कैसी होगी, ये व्यक्ति को डिजीज होगा कि नहीं होगा, तो सबलॉर्ड बताता है 6 नंबर। तो हाँ भाई, ये व्यक्ति को बॉडी के अंदर प्रॉब्लम रह सकता है, डिजीज रह सकता है, बराबर। लेकिन क्रॉनिक होगा क्या? क्रॉनिक नहीं होगा। 6 8 12 नहीं है, 11 है, तो संभल जाएगा। डिजीज तो रहेगा लेकिन मेंटेन कर लेगा अपने आप। फाइनली किस चीज के अंदर इंटरेस्ट होगा? बिजनेस की बातें में इंटरेस्ट होगा, पब्लिक रिलेशनशिप के अंदर इंटरेस्ट होगा, कम्युनिकेशन में इंटरेस्ट होगा, ऑनलाइन में इंटरेस्ट होगा, बॉडी के अंदर हेल्थ इश्यूज भी रहेंगे, लेकिन सारी चीजों को मेंटेन कर लेगा क्योंकि 11 नंबर है। क्लियर हो गया यहां पर? अब गेम चेंजर यहां पर है, ये मैंने बहुत रिसर्च कर करके पकड़ा। गेम चेंजर क्या है कि शुक्र अनटेनेंटेड है। यस, अनटेनेंटेड है, बराबर। देखा, राइट, हाँ। अब यहां पर तो खत्म हो जाता है स्टोरी, बट शुक्र क्योंकि अनटेनेंटेड है, मैं उसके ऊपर किसके एस्पेक्ट और कंजंक्शन आ रहा है वो स्टडी करूंगा। सूर्य और मंगल है, सूर्य के साथ में कंजंक्शन है, ये देखो ये लाइन माउस दिख रहा है, सन, ऊपर सन, ओके, ऊपर दिख रहा है, सन है, हाँ, और मंगल है, हाँ, बराबर। जुपिटर सैटर्न वो तो सब ऊपर आ गए, उसको हाँ, मैं हाँ। छोड़ देता हूं, बट सूर्य और मंगल मिल गया तो वो चीजें यहां से आ गई। अब सूर्य के नंबर देख लो, 3 10 7 9, वो तो सब मैंने समझा दिया आपको। मंगल के पास है 3 7 10 5 और 12, बराबर। 12 नंबर मतलब खर्चीला या फॉरेन कंट्री से कनेक्टेड, ज्यादा नींद आए वैसा, लेकिन क्योंकि मंगल है वो नींद के अंदर अपना टाइम नहीं बिगाड़ेगा। एनर्जेटिक बोल सकते हो, हाँ। मंगल है तो एनर्जेटिक है। 5 नंबर संतान के प्रति अटैच, अभी खर्चा करेगा, कहां करेगा? संतान के पीछे करेगा। या तो 5 नंबर है तो मौत शौक के पीछे खर्चा कर सकता है क्योंकि 5th हाउस एंटरटेनमेंट का है, या तो बच्चे के पीछे खर्चा करेगा। इन्वेस्टमेंट भी करते रहेगा, इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी इसका इंटरेस्ट होगा, फोकस होगा। बाकी 3 7 10 तो आपको पता है। यहां से सीधा पकड़ में आ गया ऑथोरिटेटिव, शॉर्ट टेम्पर, एग्रेसिव, और ये जो है 5 नंबर और 12 नंबर अलग है, इससे अलग है, तो इसके भी प्रभाव इसके अंदर रहेंगे। अब ये खाली दाएं 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 क्यों नहीं करेगा? ऑथोरिटी, एग्रेसिव सब बराबर है क्योंकि लग्न के नक्षत्र के साथ में सैटर्न है। मंगल हाइपर है लेकिन सैटर्न उसको बैलेंस करता है। सैटर्न ठंडा है, मंगल सुपर फास्ट है,
तो जब दोनों का कॉम्बिनेशन है तो क्या है, एवरेज हो जाता है। अब इसको अच्छे से पता है कि कहां पर गुस्सा करना है, कहां पर गुस्सा नहीं करना है, कहां पर अपनी ऑथोरिटी दिखानी है, कहां पर चुपचाप ऐसा छोटा बन के अपना काम निकाल लेना है। सारे गुण इसके अंदर है, इसको सब ड्यूल भी आ गया ना उसमें, ड्यूल पर्सनालिटी हाँ भी आ गया, सब ड्यूअल भी आ गया। ड्यूल भी आ जब जरूरत पड़ेगी वो अपने हिसाब से वो यूज कर ऐसा लेगा। नेचर बना लेगा अपना। इधर से आपको पूरा पता चला। परफेक्ट। इस तरीके से हम किसी भी व्यक्ति के पूरे नेचर का पोस्टमार्टम कर सकते हैं, कंप्लीट पोस्टमार्टम। आप बोलो उसको हाँ बोलना ही पड़े, उसके पास और कोई चॉइस ही नहीं बचे। झूठ बोले वो अलग बात है, बाकी अगर ईमानदारी से एक्सेप्ट करने बैठा है या बात करने बैठा है तो वो कबूल कर लेगा। अभी इसी के कंटिन्यूएशन में एक चीज और है। फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड है मर्क्यूरी, स्टार लॉर्ड है जुपिटर। अब देखो राशि से कैसे प्रिडिक्शन होता है। मरकरी कौन सी राशि में बैठा है, देखो उधर राशि चार्ट में देखो, शनि। शनि की राशि कुंभ राशि है, हाँ बराबर है। 11 नंबर की राशि कुंभ राशि कुंभ शनि राशि। की है, उसमें बैठा है। ये 11 नंबर की राशि का अगर मैं आपको नेचर पूछूं, ये ड्यूअल है, स्थिर है कि द्विस्वभाव है, तो कौन सा हो गया? मतलब ड्यूअल और द्विस्वभाव तो एक ही हो गया, सॉरी। चर राशि है, स्थिर राशि है कि ड्यूअल राशि है, कौन सी राशि है? ड्यूल। 11 नंबर ड्यूअल है। स्थिर नहीं नहीं सॉरी, मैं मरक्यूरी क्या मरक्यूरी मरक्यूरी को अभी भूल जाओ, मैं क्या बोल रहा हूं, मरक्यूरी कुंभ राशि में बैठा है। हम लोग को कुंभ राशि का देखना तो है। कुंभ राशि का जो नेचर है वो कौन सा है? ड्यूअल है, स्थिर है कि मूवेबल है? तो कराया था ना मैंने, यहाँ पे आने ऐसा, स्थिर राशि। स्थिर राशि है। अब क्या होगा, इसकी पर्सनालिटी डेफिनेटली ड्यूअल है, हाँ। लेकिन एक बार ये जो डिसीजन ले लेगा उसके ऊपर कायम रहेगा। अच्छा ओके। राशि की क्वालिटी से ये फर्क पड़ता है। यहीं पर अगर ये मर्क्यूरी हो लेकिन ड्यूअल राशि के अंदर बैठा तो हो, वो चेंज हो जाएगा उसका नेचर। परफेक्ट। 6 नंबर की राशि ड्यूअल राशि है, तो खुद की पर्सनालिटी में तो ड्यूअलिटी है ही है। एक बार जो डिसीजन ले लेगा, आज बोलेगा कि दिल्ली जाना है, कल बोलेगा मुंबई जाना है, खुद का ही ठिकाना नहीं रहेगा। इसका एक बार ड्यूअलिटी है, लेकिन ड्यूअलिटी के बाद अगर इसने एक बार डिसीजन ले लिया कि मुझे मुंबई जाना है, तो फिर मुंबई जाना है तो जाना है, मैटर खत्म हो गया, वो मुंबई जाके छोड़ेगा। और ये दिल्ली भी चलेगा, मुंबई भी चलेगा, ठिकाना नहीं है, इधर जाओ उधर जाओ, जहां जाना है जाओ, नहीं जाना है मत जाओ, कुछ ठिकाना नहीं इसका। ये फर्क पड़ता है किस चीजों से? राशि के जो क्वालिटी है, राशि की कारकता, तो उससे ये फर्क पड़ता है। हुआ पॉइंट क्लियर? तो इस तरीके से कस्पल सबलॉर्ड और उसका स्टार लॉर्ड कहां पर है। अभी स्टार लॉर्ड की बात करें तो जुपिटर। जुपिटर कौन सी राशि में बैठा है? जुपिटर ड्यूअल राशि में बैठा है, 6 नंबर की राशि में बैठा है। तो मर्क्यूरी ने भी ड्यूअल राशि दे दी, जुपिटर ने भी ड्यूअल राशि दे दी। मर्क्यूरी खुद ड्यूअल है, जुपिटर ने ड्यूअल राशि दे दी है, लेकिन ये मर्क्यूरी के, क्योंकि मर्क्यूरी 11 नंबर की स्थिर राशि में है, इसके नेचर में काफी स्टेबिलिटी रहेगी। बस इसमें फिर इस पे इसके ऊपर किसका एस्पेक्ट है, कंजंक्शन है, वो सब जाने की जरूरत नहीं है, खाली ये 2 ही प्लैनेट को पकड़ना है राशियों का देखने के लिए। क्या सोच रहे हो? सोच रही हूँ मर्क्यूरी आपने लिया, वो 11 नंबर की राशि में, वो स्थिर है, तो इसका नेचर, मतलब इसका नेचर इसमें आ गया, तो ये ड्यूअल है, तो इसका नेचर क्यों नहीं आया? आएगा ना, क्यों नहीं आएगा? जुपिटर नक्षत्र है तो ड्यूअलिटी तो आएगी ना, सीधी बात है। स्थिर भी है, ड्यूअल भी है। हाँ, तो जब इसको ड्यूअल बनना होगा ड्यूअल बनेगा, स्थिर बनना है तो स्थिर बनेगा। ओके। अब क्या हो सकता है, देखो दोनों या तो स्थिर में हो सकते हैं, या तो दोनों ड्यूअल में हो सकते हैं, या तो एक स्थिर में हो सकता है, एक ड्यूअल में हो सकता है, यही तो कॉम्बिनेशन होगा। अब जिधर डबल ड्यूअल होगा उधर तो हालत खराब हो जाएगी। सर ऐसा भी हो सकता है जब जिसकी दशा चल रही हो वो उसका भाव ज्यादा बजे, मतलब अभी इसमें गुरु- दशा का रोल नहीं है, अभी हम इसके अंदर व्यक्ति का जन्म से नेचर कैसा है वही पकड़ रहे हैं। नहीं ड्यूल है वो मैं समझ रही हूँ, ड्यूल है और स्थिर भी है, तो दोनों में से तो कोई भी कैसे, अगर अभी शनि चल रहा है तो ये इंसान अभी जो डिसीजन लेगा वो स्थिर ही रहेगा। मेरे खाली पूछ रही हूँ मैं। तो कारक तत्व के हिसाब से आप खाली बहुत ज्यादा से ज्यादा थोड़ा इतना बोल सकते हो कि मर्क्यूरी के अंदर थोड़ी ड्यूअलिटी ज्यादा रहेगी, शनि के अंदर थोड़ी जड़त्व ज्यादा रहेगी। हाँ बस ये कहना है, बस मतलब- उतना। हाँ बट अभी अपना पॉइंट वो नहीं है, वो अपना नहीं है। पॉइंट क्या है कि ये व्यक्ति के खुद के नेचर का स्टैटिक प्रॉमिस हम कैसे देखें कि इसका नेचर एग्जैक्टली कैसा है।
इधर का ये आया तो इधर का भी ये आएगा, नहीं आएगा ऐसा नहीं है, ये तो आए क्योंकि ये नक्षत्र है तो ये तो आना ही आना है। बट ये बैलेंस होगा, इधर स्थिर है इधर ड्यूअल है तो बैलेंस हो जाएगा। इधर भी ड्यूअल होता इधर भी ड्यूअल होता तो और डब ड्यूअलिटी। उसकी मर्जी, उसको जब चेंज होना है वो अपने आप कुछ चेंज हो मतलब जाएगा। हाईली अनप्रिडिक्टिव। हाँ और ये खुद भी अपने डिसीजन के ऊपर भी नहीं रहेगा। हाँ। दूसरों के लिए तो छोड़ दो, खुद भी अपने डिसीजन के ऊपर नहीं रहेगा। ये व्यक्ति ने एक बार डिसाइड किया कि मुझे एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के फील्ड में जाना है तो जाना है। ये क्यों हो गया? मरकरी है और स्थिर राशि में है। इसका डिसीजन एक बार लेने के लिए बहुत ये टाइम लगाए, लेगा तो फिर पकड़ के रखेगा डिसीजन। बट अगर यही मरकरी ड्यूअल राशि में होता, नक्षत्र भी ड्यूअल राशि में होता, थोड़े दिन एस्ट्रोलॉजी वास्तु करेगा फिर छोड़ देगा, फिर कोई दूसरा पकड़ेगा फिर छोड़ देगा, फिर तीसरा पकड़ेगा फिर छोड़ देगा, अच्छा, क्योंकि खुद के डिसीजन पर ही कायम नहीं है। बराबर। तो ये पॉइंट आपको क्यों समझाया कि आप इस तरीके से भी प्रिडिक्शन कर सकते हो कि कस्पल सब लॉर्ड और उसका नक्षत्र लॉर्ड कहां पर बैठा है उस हिसाब से। यहां पर मरकरी क्या है? टेनेंटेड है, तो हम ज्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे? जुपिटर को देंगे, जो कि नक्षत्र लॉर्ड है और जो ड्यूअलिटी क्लियर दिखा रहा है। अगर मरकरी अनटेनेंटेड होता और ड्यूअल राशि में होता, नक्षत्र भी ड्यूअल राशि में होता तो हाईली ड्यूअल। इस तरीके से आप इसको जज कर सकते हो, ये भी एक जजमेंट लेने का तरीका है। क्लियर हो गया पॉइंट? चलो ठीक है, अभी क्या करेंगे, मैं एक यहां पर कस्पल सबलॉर्ड लिखता हूं और प्रिडिक्शन आपको करना है। कस्पल सबलॉर्ड बोलो। मैं बोलती हूँ वीनस, स्टार लॉर्ड, सेट। जब आपका टर्न आएगा तब आपको बोलना है। अभी आपका टर्न है, आपको खाली ऑब्जर्व करना है। स्टार लॉर्ड क्योंकि आप ये व्यक्ति को पहचानते हो, इसके लिए आपको कुछ नहीं बोलना है। वीनस की लाइन में देखना है ना। स्टार लॉर्ड, सैटर्न, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या देखेंगे हम? नक्षत्र लेना। ये नक्षत्र तो बराबर। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या? ये दो लिखने के बाद इमीडिएट हम क्या देखते हैं? सब लॉर्ड, वो भी बाद में, एबीसीडी, वो भी बाद में, नंबर्स बाद में, टेनेंटेड अनटेनेंटेड, बाद में। हाँ परफेक्ट, टेनेंटेड अनटेनेंटेड। हाँ। तो वीनस टेनेंटेड है कि अनटेनेंटेड है? टेनेंटेड है। बराबर। तो अभी आगे इसके ऊपर देखेंगे कुछ? नहीं देखेंगे, एस्पेक्ट कंजंक्शन कुछ नहीं देखेंगे। नहीं देखेंगे। फिर नक्षत्र पे देखेंगे, देखेंगे 100% देखेंगे। देखेंगे। तो शनि, ये 180 का एस्पेक्ट नहीं है, सेक्सटाइल है जुपिटर का। शनि तो खुद के साथ में कंजंक्शन में है, 152 का है, हम 180 का ही लेते हैं। तो जुपिटर, अब नंबर लिखेंगे। हाँ। तो चलो अभी वीनस के नंबर बोलो पहले। 4, 11, 10, 1, 6। सैटर्न, 11, 4, 10। जुपिटर, 3, 1, 7, 12, 8, 9। बराबर। चलो अभी प्रिडिक्शन करो, क्या कहोगे ये व्यक्ति के नेचर के बारे में? अच्छा अभी आपको मैंने सबलॉर्ड समझा दिया है तो वो भी लिख ही लेते हैं। सबलॉर्ड कौन है? फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड वीनस, वीनस का स्टार लॉर्ड सैटर्न, और सबलॉर्ड कौन है? सूर्य। सूर्य सबलॉर्ड पे है तो क्या देखेंगे? टेनेंटेड है या अनटेनेंटेड देखेंगे कि नहीं देखेंगे? देखेंगे। देखेंगे। तो क्या है? अनटेनेंटेड। अनटेनेंटेड। हाँ। तो उसका एक्सपेक्ट कंजंक्शन सूर्य के, हाँ सूर्य के नंबर लिख लेता हूँ पहले। 11, 8, 9, 9, 5। ट्राइन में मंगल और जुपिटर का स्क्वायर, ट्राइन में मंगल, तो मंगल। जुपिटर ऊपर आ गया, इसके लिए रिपीट में नहीं लिख रहा हूं। 1, 3, 9, 8, 7, 12। चलो अभी जुपिटर में 2 नंबर है ना, ऑक्यूपाइंग।
जो जुपिटर दोनों घर में बैठा है तो सेकंड हाउस यहाँ पर आ जाएगा। अभी प्रिडिक्शन करना है नेचर के बारे में। सब नंबर्स कनेक्ट करूँ ना? नंबर्स तो बाद में, पहले कारक तत्वों के हिसाब से क्या बोलोगे? एक एक लाइन बोलनी है, ज्यादा नहीं बोलनी है, वो बाद में। सब में सब मतलब हैंडसम भी होगा, ठीक है। और या तो बहुत पढ़ा लिखा होगा या सेवा भावी होगा, धार्मिक होगा, ठीक है। थोड़ा एटीट्यूड वाला। लाइन से पकड़ो। सैटर्न का क्या बोलोगे? सैटर्न का वीनस में क्या बोलोगे? सबसे पहला वीनस के अंदर विनी या तो ब्रांडेड का शौकीन होगा या ब्रांडेड अच्छा चीजों का branded, शौकीन होंगे। हाँ, या तो हैंडसम दिखता होगा, हैंडसम दिखते होंगे, या फिर मौज शौक का बहुत शौक मौज होगा, शौक का बहुत शौक होगा, क्योंकि हाँ, वीनस Venus उसके is लिए कारक है। ठीक है। सैटर्न डिसिप्लिन होगा हम्म या तो आलसी होगा, हम्म और गुरु में या सेवा भावी भी होगा या धार्मिक होगा, हेल्पिंग नेचर होगा ऐसा। एटीट्यूड, एटीट्यूड, ईगो, डोमिनेटिंग, एग्रेशन, शॉर्ट टेम्पर। शॉर्ट टेम्पर। अब ये तीनों के अंदर से मुझे प्रायोरिटी देनी है, तो मैं सबसे ज्यादा किसको दूंगा मालूम है? सबसे ज्यादा मैं इसको दूंगा, क्योंकि ये एक तो अनटेनेंटेड है और सबलॉर्ड लेवल के ऊपर है। सबलॉर्ड फाइनल होता है, वो क्वालिटी भी दिखाता है। अनटेनेंटेड है तो रिजल्ट भी देगा, क्वालिटी भी दिखाएगा। फिर सबसे पहले इसको, फिर नक्षत्र को, और फिर ऊपर, क्योंकि ये तो टेनेंटेड है। बराबर। इस तरीके से हमें रिवर्स पकड़ना है। अच्छा, ईगोइस्ट तो होगा ही होगा। कंफर्म। सूर्य की ईगोइस्ट ऐसा नहीं, सूर्य की क्वालिटी होगी ही होगी। हाँ, अब सूर्य की क्वालिटी तो 4-5 है ना, हाँ, उसमें से कोई भी हो कोई सकता भी है। एक हो सकती है। हाँ, वो कोई भी हो सकता है। बराबर। बराबर है। ठीक है। अभी हाउसेस का क्या प्रेडिक्शन करोगे? इलेवन उसका ज्यादा आ रहा है। क्रॉनिक डिसीज हो सकती है। डिजीज पे पहुंच गए, पहले बाकी बेचारे को थोड़ा अच्छा बोलो। मम्मी से प्यार या लग्जरी लाइफ जीता होगा। हाँ, मम्मी से प्यार हो सकता है। हाँ, और लग्जरी लाइफ, कंफर्ट में ज्यादा इंटरेस्ट हो सकता है। जब भी 4 नंबर आता है तो एक चीज और होती है, ऐसे लोगों को घर पे बैठने में बहुत मजा आता है। घर से काम करना, घर से काम करना बात अलग है, घर पे बैठे रहने में बहुत मजा आता है। इसको बोलते हैं होम सिकनेस। घर पे बैठने में बहुत मजा आता है। अच्छा। ये 4 नंबर है। अभी बोलो आगे। रिलेशन में अच्छा होगा। 8 और 12 दोनों आ रहा है, 10 भी आ रहा है। कर्मा आ रहा है तो सब आ रहा है, लेकिन आप प्रायोरिटी किसको दोगे? ABCD चेक करो, वो आपको आसान पड़ेगा। ABCD चेक करने वीनस का देखूं? सबका। वीनस का, वीनस के अंदर 1 और 6 आ रहा है। हाँ, वो लास्ट पे है। 1 और 6 D लेवल पे है। हाँ, 1 नंबर पे तो बैठा है प्लैनेट, हाँ, 6 नंबर खाली है। हाँ, तो 6 का इंपॉर्टेंस ज्यादा हो गया। हम्म। उसी तरीके से सैटर्न के अंदर क्या देखेंगे? सैटर्न का जो नंबर आ रहा है वो 10 नंबर आ रहा है। बराबर है। 10 नंबर लेकिन खाली है। 10 नंबर खाली है तो उसको पकड़ेंगे। हाँ, फिर जुपिटर के अंदर, अच्छा, शुक्र कहां पर बैठा है वो भी नोट कर लो। शुक्र कहां पर बैठा है? 11th हाउस में बैठा है। शनि कहां पर बैठा है? 4th हाउस में बैठा है। शनि 4th हाउस में बैठा है। मैं क्यों जहां पर बैठा है उसको ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा हूं? जो प्लैनेट जहां पर बैठा है उसका उसका तो result रिजल्ट वो देगा। देने ही वाला है। बराबर सर। फिर जुपिटर हाँ, जुपिटर 1 मिनट सर। 1st हाउस में बैठा है। हाँ, हाँ, और 8 और 9 में 8 खाली है हाँ, और 9 भी खाली। 9 खाली दोनों। अब सूर्य 5 नंबर, 5th हाउस में राहु है। राहु बैठा है, लेकिन सूर्य 11th हाउस में बैठा है खुद। 5 में राहु बैठा है तो 5 को मैंने ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया। हाँ, लेकिन सूर्य 11th में सूर्य बैठा है। 11th हाउस में बैठा है। और मंगल अभी 7 और 12 तो 7 खाली। दोनों खाली है। 7 भी खाली है, 12 भी खाली है।
बराबर। अभी सीधा जहां पर जैसे 12 नंबर देखो ना, फटाक से बोलने का कि खर्चा बहुत करता है, सीधा बोले हाँ खर्चा बहुत करता है, खर्चा बहुत करता है। ऐसे व्यक्ति के पास खुद पैसा बचा ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि पैसा बचाने के लिए मतलब पैसों का अच्छा कॉम्बिनेशन कौन सा है? 2 6 10 11 या 2 6 11। यहाँ पर कौन सा कॉम्बिनेशन है? 8 है, 12 है, 5 है। भले 5 वीक लेवल पे, लेकिन कॉम्बिनेशन मिला हो तो 5 8 12 है। मौत शौक पे बहुत खर्चा करता हूँ। मौत शौक पे खर्चा बहुत करेगा, लेकिन ये व्यक्ति खुद अपने हाथ से पैसे बचा नहीं सकता है। वो 8 नंबर से पकड़ा। 12 नंबर खर्चे का, हाँ वो और 8 नंबर है ना, 8 और 12 जुड़ गया तो हाँ। पैसा बचेगा नहीं। पैसे का ही क्यों 8 12, तो अगर कोई 5 8 12 है ना फाइनेंस। देखो फाइनेंस के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन 2 6 11, हाँ नेगेटिव कॉम्बिनेशन 5 8 12। 5 8 12 मिल रहा है ना तीनों तीन। फिर 11 नंबर इधर भी है, 11 नंबर इधर भी है, 11 नंबर इधर भी है। 11 नंबर फ्रेंड्स का है, दोस्तों के साथ, सोशल सर्कल का है। सोशल सर्कल के प्रति बहुत अटैच रहेगा। मेरा काका, मेरा दादा, मेरा मामा, मेरा फूफा, जो भी दुनिया भर के रिलेशन है, बहुत अटैच रहेगा। क्यों? क्योंकि 11 नंबर है। हम कुछ नहीं कर सकते, ऊपर से ही लेके आया है, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। और वो भी फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड है, नेचर है। आ रहा है समझ में? 7 8 12 भी आ रहा है तो अभी 8 12 का तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही हाँ दिया। वो तो 7 नंबर किस चीज का है? रिलेशनशिप का है। हम्म। तो ऐसा नहीं कि खाली वाइफ के साथ रिलेशनशिप, इन जनरल रिलेशनशिप रखने में इसको इंटरेस्ट होगा। अब यहाँ पर बिजनेस में नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि ये लाइन के अंदर 10th हाउस कहाँ पर भी नहीं आ रहा है। नहीं आया है, बराबर। या इधर 10th हाउस आ रहा है तो सोशल रिलेशन भी रखेगा, और भी देखो 11 7 है, सोशल रिलेशनशिप भी रखेगा, बिजनेस में रिलेशनशिप भी रखेगा। अभी खाली 5 और 12 को मिलके क्या प्रेडिक्ट करोगे? एंटरटेनमेंट के लिए बहुत खर्चा बहुत करेगा, खर्चा करेगा। सिंपल। पैसा नहीं बचेगा, क्योंकि 5 8 12 है तो पैसा नहीं बचा पाएगा। इस तरीके से हम इसको पूरा डिटेल में प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आई बात समझ में? बोलो। यहाँ 3 का क्या रोल है? कम्युनिकेशन, सिबलिंग, छोटे भाई बहनों के साथ कनेक्टेड, कम्युनिकेशन, टॉकेटिव, बातें करना बहुत पसंद होगा। ये मेरे ऑफिस में, अपने ऑफिस में वो काका आते हैं ना, ये उनका कुंडली है। चलो अभी आपको प्रेडिक्शन करना है, बोलो नेचर प्रेडिक्ट करो। फर्स्ट कस्पल्स ऑफ लॉर्ड वीनस। वीनस, फिर वीनस टैलेंटेड है, उसका स्टार लॉर्ड सैटर्न, सैटर्न, और सब लॉर्ड राहु। सब लॉर्ड राहु। वीनस टेनेंटेड है। वीनस के नंबर, वीनस के हाँ। नंबर बाद में पहले सैटर्न का देख लेते हैं, एस्पेक्ट कंजंक्शन। मरकरी का ट्राइन है, ट्राइन है। बस उतना ही है। राहु टेनेंटेड की अनटेनेंटेड? राहु अनटेनेंटेड, राहु का aspect conjunction। स्क्वायर है जुपिटर का। बस वीनस 8 2 1 1 4 5 9 4 5 9। सैटर्न 2 8 3 2 8 3 11 10 1। 11 10 1। मर्क्यूरी 1 मिनट, 9 भी आएगा। 9 क्यों भाई? फिर मर्क्यूरी 2 1 3 10 11 6 8। राहु 11 12 7। जुपिटर 2 3 4 5 9 12। बोलो। ब्रांडेड आइटम का शौकीन होगा, घूमने फिरने का शौकीन होगा, महोत्सव। फिर सैटर्न है, आलसी, डिसिप्लिन भी हो सकते हैं, ड्यूअलिटी, मर्क्यूरी,
राहु है तो सैटर्न के अंदर, क्योंकि मैं इनको पहचानता हूं, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, सैटर्न के अंदर जो क्वालिटी होती है उसमें से इनके पास क्या है, जड़त्व, हाँ जिद्दीपन, Rigid. रिजिडनेस। एक बार डिसाइड कर लिया तो फिर पूरा गांव उनके अगेंस्ट में चले जाते हैं, लेकिन वो करते ही करते हैं। ये रिजिडनेस, जिद्दीपना, थोड़ा नेचर आपको भी पता है उनका। फिर मरकरी ड्यूअलिटी, भर भर के पड़ी है, भर भर के ड्यूअलिटी, राहु उल्टा, जिद्दीपन और उल्टा। हम्म, पूरा गांव बोलता है मत करो, मैं करूंगा ही करूंगा, कुछ भी हो जाए मैं करूंगा। धार्मिक, साथ में रिलीजियस नेचर भी है, ऐसा नहीं कि खराब है, रिलीजियस नेचर भी है, बराबर है। बोलो मैच हो रहा है, हाँ जो फर्स्ट कल सब लॉर्ड हम समझ रहे हैं मैच हो रहा है, ये क्यों आपको बता रहा हूँ। अच्छा, आपने जो प्रिडिक्ट किया वो उनके हस्बैंड थे, अच्छा हाँ इसके लिए मैंने बोला उनको कुछ नहीं बोलना है, आपको खाली बोलना है। अच्छा, मुझे नहीं मालूम था। हाँ, अभी ये काका आप नहीं पहचानते, वो पहचानते, इसके लिए उनका इनको दिया कि अभी वो इसकी प्रिडिक्शन करेंगे। अब चलो हाउसेस सर, के हिसाब से, एक बात मैं पूछूं, हाउसेस के हिसाब से वीनस 4 5 9 नीचे कीजिए ना थोड़ा। 4 खाली है, 5 खाली है, 9 भी खाली है वीनस का। सैटर्न 1 नंबर, 1 में तो बैठा है, फिर मर्क्यूरी में 6 8 6 में बैठा है, 8 में भी सैटर्न है, उसको छोड़ दिया। बट शुक्र कहाँ पर बैठा है वो भी तो नोट करो, जो प्लैनेट बैठा है उसको तो नोट करेंगे। सेकंड हाउस, शनि बैठा है 8th हाउस में, मर्क्यूरी बैठा है 1st हाउस में। आप खाली हाउस को पकड़ लोगे ना तो भी प्रिडिक्शन आ जाएगा, अभी बताता हूँ आपको, पहले आप कर लो। राहु 12th में, और राहु के पास जो घर है वो तो एबीसी लेवल पे है। जुपिटर बैठा है कहाँ पर बैठा है, उसको छोड़ने का नहीं कभी भी, बैठा है 3rd में, और जुपिटर के पास जो घर है वो 12th है, 12th में राहु है, ठीक है। बोलो सारे अभी। प्लैनेट जहाँ बैठे हैं सबको कंसीडर करना है। सबको कंसिडर करना है, उतने घर को भी पकड़ के प्रिडिक्शन करोगे, टू द पॉइंट बैठेगा। अभी राहु राहु तली में कोई है नहीं। वो सब मैंने टिक कर दिया, अभी आप प्रिडिक्शन करो। आया। अभी देखो ये अनटेनेंटेड है, मैंने क्या बताया सबसे पहले, किसको पकड़ेंगे, सबलॉर्ड को पकड़ेंगे, हाँ। क्योंकि ये क्वालिटी भी दिखाता है लेकिन अनटेनेंटेड है तो रिजल्ट भी देगा। तो सबसे पहला 12th हाउस, खर्चीला। खर्चे का। सर जेल भी आता है ना, बीमारी भी आता ये जेल में गए थे, है ना, बस वही 12th हाउस। तो वही जेल भी आती है। अभी खाली 12th हाउस से जेल नहीं नहीं, बोल हाँ, सकते, नहीं बोल उसका सकते। पूरा कॉम्बिनेशन है 1 8 12। इसके पैसे और- भी फंसे हैं सर। हाँ, वो एक मिनट, 1 8 12 पूरा कॉम्बिनेशन है, तो 1 8 12 जेल का कॉम्बिनेशन है। और जब दशा आती है जिसमें 1 8 12 एक्टिव होगा तब जेल में जाएगा, ऐसा नहीं कि जिसको 1 8 12 है सब जेल में जाएंगे। ऐसा तो नहीं। बोलना है बहुत सोच समझ के, ये तो खाली आपने बोला और वो हकीकत थी, इसके लिए मैंने आपको बता दिया। कम्युनिकेशन ज्यादा है। हाँ, लोगों के साथ कितना घूमते फिरते हैं, हाँ। कितना मिलते उठते बैठते हैं, कितना लोगों के वहां पर जाते हैं आते हैं। कम्युनिकेशन 1 नंबर मतलब सेल्फ, Self. अपने आप के ऊपर आ जाएगा, खुद का तो करेंगे ही करेंगे। डोमिनेशन 1 नंबर, हाउसेस की बात करें तो 1 नंबर डोमिनेशन का भी है। पर्सनालिटी भयंकर सिक्रेटिव, 8th हाउस है, जोरदार सिक्रेटिव। और यहाँ पर ये 2nd हाउस है, फैमिली से अटैच, पैसों से अटैच, कंफर्ट। बट ये सबसे वीक, क्यों? क्योंकि ये अनटेनेंटेड है। एस्पेक्ट कंजंक्शन ये आ जाएगा, 2nd नंबर पे नक्षत्र आएगा, फिर इसको तो सबसे एक बार छोड़ दोगे तो भी चलेगा। तो ऐसे छोड़ना नहीं है, बट पावर के हिसाब से मैं बता रहा हाँ, हूँ। समझ। अगर यही अगर टेनेंटेड होता तो ये खाली क्वालिटी दिखा के बैठ जाता, तो फिर हम नक्षत्र को पहले पकड़ते और फिर ऊपर जाते। बट ये क्योंकि अनटेनेंटेड है तो यहाँ को पहले पकड़ेंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे। 3 4 5 पॉइंट ऐसे बोलने हैं कि सामने वाला सीधा क्लीन बोल्ड होना चाहिए। और वो कैसे बोल सकोगे? जो प्लैनेट जहां पर बैठे हैं वो घर को तो पकड़ना ही पकड़ना है, उसको छोड़ना नहीं है। और जो घर खाली है उसको पकड़ोगे बैठ जाएगा प्रेडिक्शन आराम से। क्योंकि जो प्लैनेट बैठे हैं एक घर में 2 2 3 3 या फिर कोई भी एक बैठा है, वो तो अपना रिजल्ट देगा जब टाइम आएगा। बराबर है? बराबर। तो आप अभी देखो, ये मेरा रिसर्च जो मैंने किया था कितना परफेक्ट बैठ रहा है। हाँ, बैठ रहा है।
अनटेनेंटेड है, उसके ऊपर एस्पेक्ट कंजंक्शन को पकड़ो, अनटेनेंटेड है तो उसकी क्वालिटी को भी पकड़ो, फर्स्ट क्लास बैठ रहा है, हर एक चीज बैठ रही है। अभी एक और चीज ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, द फर्स्ट हाउस इन विच स्टार लॉर्ड ऑफ द फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड इज प्लेस्ड, द हाउस इन विच फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड इज प्लेस्ड इफ फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड इज अनटेनेंटेड, वो हाउस उस व्यक्ति के जीवन में उसके प्रोफेशन के साथ भी जुड़ा रहेगा, जीवन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट हाउस होता है, और वो व्यक्ति अगर उस घर का यूज अपने बिजनेस में करता है तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। अब ये चीज हम एग्जांपल से समझेंगे तो और क्लियर होगा। द हाउस इन विच स्टार लॉर्ड ऑफ द फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड इज प्लेस, फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड है मर्क्यूरी, उसका स्टार लॉर्ड है जुपिटर, जुपिटर बैठा है 9th हाउस में, मर्क्यूरी खुद बैठा है 3rd हाउस में, लेकिन मर्क्यूरी तो टेनेंटेड है तो इसको अभी छोड़ देते हैं, नक्षत्र तो हमेशा काउंट होगा। तो ये जुपिटर कहां पर बैठा है, 9th हाउस में बैठा है। अब ये व्यक्ति अपने जीवन में 9th हाउस का जितना ज्यादा से ज्यादा यूज करेगा उतना ही ज्यादा वो जीवन के अंदर आगे बढ़ेगा, फिर चाहे वो बिजनेस के अंदर हो, चाहे अपने डेली रूटीन के अंदर हो, चाहे कोई भी मैटर में। तो अब ये व्यक्ति जब से कंसल्टेशन के फील्ड में आया तो 9th हाउस एक्टिव हुआ, तो इसको लाइफ में आगे बढ़ा, प्रोग्रेस हुआ। उसी तरीके से ये व्यक्ति जब भी टाइम मिले हायर एजुकेशन करते रहेगा, ये व्यक्ति का ग्रोथ होगा, बस ये पॉइंट ये कहता है। और अगर अनटेनेंटेड ये होगा कस्पल सबलॉर्ड, तो 3rd हाउस को भी उसी तरीके से जीवन में जितना हो सके उतना ज्यादा बिजनेस के अंदर या जीवन के अंदर यूज करना है उसको, 3rd हाउस की एक्टिविटी को जीवन में यूज करना है। सर 9th हाउस एक्टिव हो तभी उसे बोल सकते हैं कुछ मंदिर जाए या कुछ कर तो तुझे उससे फायदा होगा। बोल सकते, है ना? धर्म का है वो, आपके बोलने से पहले ही जाएगा, एक्टिव हो गया तो वो तो जाना ही जाना है। अच्छा, तो अपने आप वो कारक तत्व वो जान जाते हैं। ऑटोमेटिक वो चालू कर ही देगा, आपका बोलने की राह भी नहीं देखनी पड़ेगी। ये पॉइंट क्लियर हुआ, इससे ये चीज समझ में आती है। अब हम देखते हैं आयुष्य, आयुष्य का कॉम्बिनेशन कौन सा है, कैसे पता चलेगा कि कौन सा व्यक्ति लंबा जिएगा, कौन सा व्यक्ति कम जिएगा। सबसे पहली बात, चलो हम इधर से शुरू करते स्टेप बाय स्टेप। अगर फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड थ्रू इट्स नक्षत्र लॉर्ड और बीइंग एन अनटेनेंटेड प्लैनेट, पूर्ण आयु कब होगी? पहले तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड की स्क्रिप्ट बनाएंगे और वो स्क्रिप्ट के अंदर देखेंगे कि अगर 1, 5, 3, 8, 9, 11 आ रहा है तो क्या होगी उसकी पूर्ण आयु। अगर वो कॉम्बिनेशन के अंदर 2, 7, 12 एंड बाधक हाउस आएंगे तो अल्प आयु, एंड वही कॉम्बिनेशन के अंदर अगर मध्य आयु कब गिनेंगे, पूर्ण आयु के जो घर है 1, 5, 3, 8, 9, 11 और साथ ही साथ में अल्प आयु 2, 7, 12, वो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो मीडियम आयु यानी कि मध्य आयु। अब अल्प आयु कहां तक गिनेंगे, 0 से 33 अल्प आयु, मध्य आयु 33 से 66 एंड पूर्ण आयु 66 से 100। 8th हाउस is the prime house for longevity. 3rd house is the 8th house from the 3rd house. तो वो लाइफ को सपोर्ट करता है। 8th हाउस इज नेगेटेड बाय द 7th हाउस, तो उसको क्या कहते हैं, मारक घर। सेकंड यहां पर समझा देता हूं, मारक बाधक, आपको दोनों को समझाया हुआ है, हम्म, आपको पराशरी में समझाया, आपको भी समझाया, फिर से एक बार समझा देता हूं। ये 8th हाउस है, ये आयुष्य का है। 8वें घर से 8वां, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 3rd हाउस होता है। तो 8वें घर से 8वां घर जो भी होता है वो क्या करता है, 8वें घर में जो भी कैरेक्टरी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है या उसके जो भी सिग्निफिकेशन है उसको सपोर्ट करता है। तो 8वां में आयुष्य है तो आयुष्य को सपोर्ट करेगा 3rd हाउस, यानी आयुष्य बढ़ाने में हेल्प करेगा। अभी फॉर एग्जांपल ये 10th हाउस है, तो 10th हाउस से 10th हाउस आप करोगे तो 7th हाउस होता है। तो 10th हाउस से हम बिजनेस एंड प्रोफेशन तो देखते ही देखते हैं, 7th हाउस से भी हम देख सकते हैं, और 7th हाउस भी बिजनेस एंड प्रोफेशन में सपोर्ट करता है, क्योंकि 10th हाउस से 10th हाउस 7th हाउस है। उसी तरीके से 8th हाउस से 8th हाउस 3rd हाउस है, पहला पॉइंट। अब वापस आते हैं लॉन्जिविटी पे। अब 8th हाउस को नेगेट करने का काम कौन सा घर करता है,
7th हाउस। 8वें से 12वां, 7th हाउस। थर्ड हाउस को नेगेट करने का काम कौन करता है? सेकेंड हाउस। थर्ड से 12वां, सेकेंड हाउस। तो क्या हो गया? 8वां घर आयुष्य देता है, तीसरा घर आयुष्य देता है, लेकिन सेकेंड हाउस क्या करता है? आयुष्य के सपोर्ट को नेगेट करता है। 8th हाउस के सामने 7th हाउस उसको नेगेट करता है। तो ये क्या हो गया? बाधक हो, ये हो गया मारक और ये हो गया बाधक। सॉरी, सेकेंड हाउस हो गया बाधक, 7th हाउस हो गया मारक, 8th हाउस हो गया आयुष्य का और 3rd हाउस हो गया उसके सपोर्ट का। बराबर, इतना चीज तो यहां से समझ में आ गया। अब जो असेंडेंट होते हैं यानी कि जो लग्न है उसके हिसाब से बाधक हाउस में फर्क पड़ता है। अगर किसी का लग्न होगा 1, 4, 7, 10 तो उसके लिए 11th हाउस बाधक बनेगा। ये दोनों तो रहेंगे ही रहेंगे, ये तो फिक्स है। मारक बाधक, मारक बाधक तो कॉमन है ये दोनों के लिए, बट साथ में 11th हाउस ऐड हो जाएगा। अगर वही लग्न अगर होगा 2, 5, 8, 11 तो क्या होगा? 9th हाउस मारक बाधक का रोल प्ले करेगा, तो 2, 7 एंड 9 आ जाएगा। और वहीं पर अगर लग्न होगा 3, 6, 9, 12 तो क्या होगा? 7th हाउस। तो वो 7th हाउस तो ऑलरेडी है ही है। प्रैक्टिकल करवाऊंगा तो समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी तक इतना समझ में आया मारक के ये आयुष्य के घर कहां से आए, मारक और बाधक कहां से आया, और ये जो है लग्न के हिसाब से है। ये फिक्स रूल है, इसमें कुछ दिमाग नहीं चलाना है, फिक्स रूल है। 1, 4, 7, 10 है तो 11th हाउस मारक बनेगा, 2, 5, 8, 11 है तो 9th हाउस बनेगा, 3, 6, 9, 12 है तो 7th हाउस बनेगा। 7 कैसे गया? 2, 6, 3, 6, 9, 12 में। अरे रूल है, 7th हाउस मारक बनता है, रूल है वो। अच्छा, हाँ, उसमें कुछ दिमाग नहीं चलाना, ये रूल है। अब एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान में रख लो, सबसे पहला तो किसी का आयुष्य देखना है नहीं, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है और वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। कोई वर्स्ट केस में कोई एकदम आता है, सीरियस है, बीमार है, इतना उसको तकलीफ है और देखना पड़े, फिर भी हमें डापण नहीं करना है कि लाओ मैं देख के दूं, तेरा देख के दूं, ऐसा डापण नहीं करना है। अगर सामने से कोई पूछता है तो प्रश्न कुंडली से उसका आंसर देना है, ये सबसे पहला। उसकी जन्म कुंडली को यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, प्रश्न कुंडली से उसका आंसर देना है। बराबर, तो मैंने आपको ये बताया प्रश्न कुंडली का यूज करना है। अब मान लो आपने किसी के लिए प्रश्न कुंडली किया और उसमें फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड ने कौन सा नंबर दिखाया? 1, 4, 8 और 12, तो क्या समझने का? लाइफ उसकी डेंजर में है। यहां पर रूल लिख के दिया हुआ है, फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड इज कनेक्टेड विद 1, 4, 8, 12 तो लाइफ डेंजर में है। अब ये फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड जुपिटर है और सूर्य उसका स्टार लॉर्ड है, दोनों को मिला के सिस्टम अपनी सेम है। जुपिटर टेनेंटेड अनटेनेंटेड देखो, सूर्य नक्षत्र पे है, वो सारी चीजें देख लेनी है। बट अगर 1, 4, 8, 12 का कनेक्शन आया तो लाइफ डेंजर में है। और वहीं पर अगर 1, 6, 8 और 12 आया तो क्या है? डेंजर बिकॉज ऑफ डिजीज है, यहां पर एक्सीडेंट है। 4 नंबर व्हीकल का है, लेकिन 8 और 12 एक्सीडेंट एंड सर्जरी और हॉस्पिटल का है। उसी तरीके से 6 नंबर बीमारी का है, 8 नंबर क्रोनिक डिजीज की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन है। और क्योंकि बॉडी इन्वॉल्व हुई है, यस, इसके लिए ये डिजीज है। तो प्रश्न कुंडली से इसका आंसर देना है। अब ये मोड ऑफ डेथ ये समझ के फिर हम कुंडली से इसका एग्जैक्ट एक बार मैं आपको ये दिखा दूंगा एग्जांपल। मोड ऑफ डेथ, अननेचुरल डेथ यानी कि सुसाइड, मर्डर और एक्सीडेंट। तो सुसाइड, मर्डर और एक्सीडेंट कैसे देखेंगे? जब 8th कस्पल सबलॉर्ड इज कनेक्टेड विथ मारका प्लस बाधका, दैट इज 4, 8 या 4, 12 या 8, 12, कोई भी एक कॉम्बिनेशन हो सकता है। एंड अगर 8वां कस्पल 8 कस्पल सबलॉर्ड मरकरी है या फिर मरकरी से कनेक्टेड है या कंजंक्शन में है या एस्पेक्ट में है, तो ये व्यक्ति की अकाल मृत्यु होती है। समझा देता हूं, मार्स हाँ, मैं मरकरी हाँ, बोला, हाँ तो मार्स है, मरकरी नहीं मार्स। हाँ, एक्सीडेंट। अभी 8th कस्पल सबलॉर्ड शनि है और उसका स्टार लॉर्ड है वीनस, और 8 कस्पल सबलॉर्ड के अंदर यहां पर आ रहा है 4, 8 और यहां पर आ रहा है 4, 12 समझो, या फिर यहां पर आ रहा है 1, 2, 3 और यहां पर आ रहा है 2,
3 और 5 बराबर है। अब डायरेक्टली तो आप देखोगे तो किधर भी मंगल का कनेक्शन है, मंगल का कनेक्शन है, डायरेक्टली तो नहीं है। लेकिन अगर शनि अनटेनेंटेड होगा, ध्यान से सुनना, शनि अनटेनेंटेड होगा और वो अगर मंगल की राशि में होगा या मंगल उसके साथ में कनेक्शन में होगा यानी कि कंजंक्शन में होगा या मंगल का एस्पेक्ट शनि के ऊपर जा रहा होगा, तो मंगल का रोल चाहिए ही चाहिए, मंगल होना चाहिए और साथ में 4 और 8 होना चाहिए। तो या तो एक्सीडेंट होगा या तो सुसाइड होगा या मर्डर होगा। और उसी तरीके से सेम अगर सैटर्न टेनेंटेड है तो सैटर्न को छोड़ देंगे, वीनस को पकड़ेंगे। वीनस या तो मंगल की राशि में होना चाहिए या मंगल उसके साथ कंजंक्शन में होना चाहिए या मंगल की उसके ऊपर दृष्टि होनी चाहिए और ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए 4-12 या 4-8 या 8-12। लेकिन बॉडी का सवाल है, देह का व्यय होता है, इसके लिए 1 नंबर होना जरूरी है। सर आपने बोला मंगल नहीं है इसमें कहीं पे, तो मंगल कैसे, मतलब 1 और 8 होना चाहिए ना मंगल के लिए। 1 और 8 तो हाउसेज है, मैं मंगल डायरेक्ट मंगल प्लैनेट की बात कर रहा हूँ। नहीं इसमें आपने पूछा ना। हाँ, इसमें नहीं है तो कंजंक्शन से आएगा तो भी चलेगा, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। तो मंगल का नंबर कैसे, मतलब जो मंगल है उसके मंगल के नंबर ऐसे- की बात ही नहीं है। अच्छा, खाली मंगल एज अ कारक तत्व, क्योंकि मंगल एक्सीडेंट का कारक कारक है, है। मंगल मर्डर का भी कारक है हाँ, और सुसाइड का भी कारक है। इसके लिए मंगल का कारक तत्व के हिसाब से रोल आना चाहिए। हाउसेस तो यही रहेंगे, 1-8-12 या 1-4-8-12 या 4-8-12, हाउसेस तो यही रहेंगे, बट मंगल का रोल मिलना चाहिए। आयुष्य हम प्रैक्टिस के लिए चेक करते हैं कि भाई ये व्यक्ति का आयुष्य कितना है। तो आयुष्य देखूंगा मैं फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड से, मरकरी, वीनस मरकरी एंड जुपिटर। मरकरी के हाउसेस है 9, 3, 1, 4, 7 और 10। मरकरी तो टेनेंटेड है। वीनस सॉरी जुपिटर पे आते हैं 3, 9, 8, 1 और 4 बराबर है। अभी खाली पहले इतने में से देखो, अपना रूल तो वही रहेगा, एस्पेक्ट कंजंक्शन वो सब है, लेकिन खाली इतने में से देखो। मरकरी टेनेंटेड है, इसको मैं कुछ नहीं करूंगा, सीधा जाऊंगा नक्षत्र के पास। नक्षत्र में कौन सा आ रहा है, 1, 8, 3। आयुष्य को बढ़ाने वाले तीनों 3 घर आ रहे हैं। देखो अभी रूल देखो अपना, पूर्ण आयु कब होगी, 1, 3 और 8 होगी, तो 1, 3 और 8 है कनेक्टेड, तो पूर्ण आयु है। अगर वहीं पर 2, 7, 12 होता तो अल्प आयु, तो 2, 7, 12 है किधर भी, 2, 7, 12 नहीं है। और दोनों का कॉम्बिनेशन मिक्स होता तो भी तो मीडियम आयु होता, लेकिन वो मीडियम वाला भी नहीं है। इधर से इतनी चीज पता चल गई। अब हम हमारे रूल के ऊपर जाते हैं कि एस्पेक्ट इन कंजंक्शन क्या बोल रहे हैं। जुपिटर के साथ में वीनस का ओपोजिशन का एस्पेक्ट है एंड सैटर्न कंजंक्शन में है। सैटर्न जो है 3, 9, 8, 2, तो वो भी 3 और 8 लेके बैठा है, आयुष्य को सपोर्ट कर रहा है, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीनस 3, 10, 7, 6, 11, 6 और 11 खाली है बराबर। अब देखते हैं कौन सा रूल बैठ रहा है। अभी ये स्क्रिप्ट में से मेरे पास 1, 3 और 8 तो है ही है। अभी इसकी वजह से, वीनस की वजह से और 11 नंबर भी आ गया, और जुपिटर के पास भी 9 नंबर है, सैटर्न के पास भी 9 नंबर है। तो पूर्ण आयु के तो देखो 5 को छोड़ के सब है, 1, 3, 8, 9, 11। और आयुष्य घटाने वाले घर कौन से है, 7 है, 7th है, 12 नहीं है, 12th हाउस नहीं है। अब ये जो मैं बता रहा था आपको, ये वाला कि लग्न के हिसाब से कौन सा, तो अब वो देखना है कि भाई लग्न कौन सा है। धनु लग्न है, तो धनु लग्न के हिसाब से कौन सा हाउस बाधक बनेगा मेरे लिए, मतलब ये व्यक्ति के लिए 7th हाउस। हाँ 7th हाउस बनेगा। तो 7th हाउस तो ऑलरेडी एक बार आया हुआ है। तो अब देखो पूर्ण आयु के नंबर ज्यादा है, अल्प आयु के नंबर कम है,
तो मैं क्या कह सकता हूँ, पूर्ण आयु कह सकता हूँ, बराबर है। अगर यहाँ पर 2, 7, 12 कंप्लीट होता तो एक बार ये मीडियम पे आ जाता, दोनों नंबर है इसके, क्योंकि पॉजिटिव भी है, Negative। आयुष्य को बढ़ाने वाले भी है, नेगेटिव भी है। लेकिन यहाँ पर खाली 2 और 7 है, और यहाँ पर 1, 3, 8, 11, 9 तीनों 3 है। अब इसको और डिटेल में देखना है तो फिर लेवल चेक करना पड़ेगा, जो हमारा सिस्टम है। पावरफुल कौन सा है, देखो 3 नंबर पहले नंबर पे है, थर्ड हाउस तो सबसे पावरफुल है ही है सब में। वीनस के पास 11th हाउस खाली है तो वो भी है। जुपिटर का 1 और 4, एक में केतु बैठा है, 4 नंबर खाली है, उसको छोड़ दो। एबीसीडी लेवल पे 9 नंबर है, 8 नंबर है। सैटर्न के पास 2 नंबर खाली पड़ा है, तो इसका थोड़ा पावर बढ़ गया। 8 नंबर सी लेवल के ऊपर है, तो आप फिर भी वो, और सैटर्न के पास 9 नंबर भी है, फिर भी वो एंगल से देखोगे तो नंबर के हिसाब से, उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से। अच्छा, 2nd हाउस और 7th हाउस, तो शुक्र में 7th हाउस है, लेकिन 7th हाउस में राहु बैठा है, 2nd हाउस खाली है, तो इसमें पावरफुल खाली 2nd हाउस है। इसके अंदर पावरफुल 8th हाउस भी है, 11th हाउस भी है, 9th हाउस भी है, तो ज्यादा पावरफुल हाउसेस पॉजिटिव में है। तो इतना तो बोल सकते हैं कि 66 तक तो भाई ये पर्सन जाएगा, फिर भले 67 में विकेट उड़ जाए, वो बात अलग है। हमारा रूल क्या है, पूर्ण आयु मतलब 66 क्रॉस करेगा। उसके बाद में कब होगा वो दशाओं के ऊपर डिपेंड है, सैटर्न के गोचर के ऊपर डिपेंड है, वो अलग स्टोरी है। इस तरीके से हम किसी भी व्यक्ति का आयुष्य चेक कर सकते हैं। अब वो जो काका है, वो काका जो है वो मेरे फेवरेट काका है। अब ये काका का क्या है, बर्थ टाइम मैंने रेक्टिफाई नहीं किया है, लेकिन फिर भी हम चेक करते हैं। काका भी ऑलरेडी तो 67 है, 672 है, तो फर्स्ट कस्पल सबलॉट पूर्ण आयु दिखा रहा है, हम चेक करते हैं। इसी तरीके से आप सीखोगे, क्रॉस चेक कर करके ही सीखोगे। तो फर्स्ट कस्पल सबलॉट वीनस रेक्टिफाई नहीं किया है, इसके लिए इसके ऊपर कोई मोहर मत लगाना, बट हम खाली स्टडी करते हैं। वीनस अनटेनेंटेड है। 8, 2, 1, 4, 5 और 9। वीनस तो टेनेंटेड है, स्टार नहीं है उसके बाजू में, तो वीनस के नंबर हम अभी रखेंगे। सैटर्न, उसका नक्षत्र है सैटर्न। 2, 8, 3, 11, 10 और 1। सैटर्न चेक कर रही थी सर। हाँ तो बोलो, बराबर है, ऐसे में रुक गया। 2, 8, 3, 11, 10, 1। हाँ बराबर। ट्राइन, उसके ऊपर मर्क्यूरी का एस्पेक्ट है। 2, 1, 3, 10, 11, 6, 8। बड़े बड़े नंबर। फाइनल क्वालिटी कौन दिखाता है, राहु। सब लॉर्ड राहु, राहु अनटेनेंटेड है, तो तुरंत सर्कल हो ही जाएगा फटाक से। पहले तो राहु के नंबर लिखेंगे, 11, 12, 7। सैटर्न के आगे 9 नंबर लिखना है ना ऑक्यूपेंसी में। हाँ, राहु का 11, 12, 7। सर ऑक्यूपाई में 12 नंबर लिखा है, तो वो तो आ गया ऑलरेडी। वो तो आ गया, जब हाँ। 2 नंबर होंगे तो ही चेक करना पड़ेगा, सिंगल तो आ ही जाता है उसमें। स्क्वायर जुपिटर 2, 3, 4, 5, 9, 12। 2, 3, 4, 5, 9, 12। बराबर है। अब इनका लग्न कौन सा है, मकर लग्न। 10 नंबर, तो बाधक कौन बनेगा वो भी साथ में चेक कर ही लेते हैं। 11th हाउस बाधक बनेगा, तो हम जिधर 11th हाउस अब खुश हो रहे थे, अभी ज्यादा 11th हाउस आएगा तो खुश होने वाली बात इनके लिए नहीं है। हाँ बराबर है। क्यों? क्योंकि मादक, उनके इनका लिए मादक। मादक है। हाँ परफेक्ट। अब पहले नक्षत्र को देखते हैं। आयुष्य बढ़ाने वाले घर कौन से? 1, 3, 5, 8, 9,
11, लेकिन इनके लिए 11 नंबर काम का नहीं है, इन जनरल काम का है, लेकिन इनके लिए नहीं है। आयुष्य घटाने के लिए 2, 7 और 12। अभी इसको मैं 11 को इधर लिख सकता हूं क्योंकि इनके लिए ये आयुष्य कम करने का काम करेगा 11 नंबर। ठीक है, अब देखो स्क्रिप्ट में देखते हैं। 1 नंबर है, 1 है, 3 है, 8 है, 9 है। तो 1, 3, 8 और 9 तो आ गया। कम करने के लिए पहले इसको नक्षत्र की स्क्रिप्ट को पकड़ो। अच्छा, नक्षत्र की स्क्रिप्ट में है कुछ 2 नंबर है, 7 है, नक्षत्र पे 7 नहीं है, हाँ, 12 भी नहीं है, बराबर, 11 है। तो पूर्ण आयु के योग ज्यादा है। तो ये आयुष्य बढ़ाने वाले नंबर, ये कम करने वाले नंबर, कम करने वाले नंबर 7 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, 2 और 11 है डेफिनेटली। बट यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है इसका 1 नंबर का, 3 नंबर का, 8 नंबर का और 9 नंबर का। आयुष्य बढ़ाने वाले घर ज्यादा है, कम करने वाले घर कम है, बराबर। तो हम कह सकते हैं पूर्ण आयु। अब उसी तरीके से हेल्थ के ऊपर सेम देखने का तरीका यही है। फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड थ्रू इस नक्षत्र लॉर्ड और बीइंग एन अनटेनेंटेड प्लैनेट अगर 1, 5, 9, 11 दिखा रहा है तो क्या होगा, हेल्थ अच्छी रहेगी क्योंकि 1 नंबर खुद का है, 5 नंबर हेल्थ को, 6 का 12th हाउस है तो डिजीज को कम करता है, 9th हाउस लक का है और भाग्य का सपोर्ट है, एंड 11th हाउस पीडी रिकवरी गेन एंड विश फुलफिलमेंट। 9th हाउस इज बैड फॉर ऑल असेंडेंट, 11th हाउस इज बैड फॉर मूवेबल असेंडेंट जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया। 1, 5, 11 गुड फॉर ऑल फिक्स असेंडेंट, 1, 5, 9 मूवेबल असेंडेंट के लिए अच्छा है, 1, 5, 9, 11 ड्यूअल के लिए अच्छा है। अगर फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड 1, 6, 8, 12 भी दिखाता है और 7, 9, 11 भी दिखाता है तो क्या हो गया, अच्छे नंबर भी है, बुरे नंबर भी है, तो बैड हेल्थ हो गई और उसके साथ में डेथ भी हो गई क्योंकि 2, 7 ये पूरा कॉम्बिनेशन है, 1, 6, 8, 12 खराब हेल्थ का है और 7, 9, 11 क्या है, बाधक हाउस है, हाँ, तो बैड हेल्थ खराब हो गई। एक तो खराब घर और ऊपर से बाधक वाले भी घर आ गए उसके अंदर। देखो ये यहाँ पर समझ लो, फर्स्ट हाउस बॉडी का है, 6th हाउस इलनेस, 8th हाउस सर्जरी का, पेन का, 12th हाउस हॉस्पिटल का, 7, 9, 11 ये क्यों लिखा है 7, 9, 11, ड्यूअल असेंडेंट होगा तो 7, फिक्स होगा तो 9 और मूवेबल होगा तो 11। तो जैसे मैंने आपको ये सिस्टम समझाया उसी तरीके से लिख के चेक करोगे तो तुरंत बैठ जाएगा। लिख के करना पड़ेगा जब तक आपको प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं होती है। सेकंड कस्पल सब लॉर्ड से हम क्या क्या देखते हैं, बैंक बैलेंस, मनी अर्न थ्रू सेल्फ एफर्ट्स, लैंग्वेज, फूड हैबिट, संस्कार और फैमिली। अब सेकंड हाउस से जुड़ा हुआ पहला तो कस्पल सब लॉर्ड का कॉम्बिनेशन कौन सा है, देखो कोई भी व्यक्ति के पास बैंक बैलेंस कितनी रहेगी, अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी, वो कैसे पता चलेगा। अगर किसी व्यक्ति का सेकंड कस्पल सब लॉर्ड, सेकंड CSL 2, 6 और 11 दिखाएगा तो ये व्यक्ति के पास जिंदगी भर बैलेंस अच्छी रहेगी। अगर वही सेकंड कस्पल सब लॉर्ड 5, 8 और 12 दिखाएगा तो ये व्यक्ति एक बार बैंकरप्ट भी हो सकता है, ये लेवल तक जा सकता है चीज जो मैंने आपको बोला था ना वो। बट वो नेचर की बात थी तो मैंने खर्चे से जोड़ा था, अब ये बैंक बैलेंस की बात हो रही है। बराबर। और उसी तरीके से अगर सेकंड कस्पल सब लॉर्ड 2, 6, 11 भी दिखाता है और 5, 8 और 12 भी दिखाता है, ये सारे के सारे नंबर भी हो सकते हैं, कोई 1 या 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं, तो क्या होगा, मिक्स रिजल्ट। और मिक्स रिजल्ट का मतलब क्या, जब दशा अच्छी चलेगी तो पैसा बैंक बैलेंस अच्छा रहेगा, जब खराब दशा आएगी तो बैंक बैलेंस खराब हो जाएगा। दशा के ऊपर डिपेंड है अगर वो मिक्स वाला होगा तो। अगर पूरा का पूरा 2, 6, 11 है फिर भी दशा 5, 8, 12 की आ रही है तो व्यक्ति को नुकसान तो करेगी लेकिन उतना नहीं करेगी। लेकिन अगर 5, 8, 12 का कॉम्बिनेशन है और 5, 8, 12 की दशा आ गई, बैंकरप्ट हो जाएगा, बैंक अकाउंट खाली नील हो जाएगा, नील लिटरली। बराबर है। अभी हम एग्जांपल देखते हैं। सेकंड कस्पल सब लॉर्ड देखो ये कुंडली में, एक मिनट में बोलो, जुपिटर है, हाँ, जुपिटर
टेनेंटेड टेनेंटेड है। हाँ। जुपिटर के नंबर 39814 14। हाँ। जुपिटर का स्टार लॉर्ड मून मून 39814 सब लॉर्ड मून 3989314 है। मून में 93148। 93148 सॉरी। जुपिटर मून के ऊपर एस्पेक्ट कंजंक्शन कुछ नहीं है। सब लॉर्ड वापस जुपिटर है। जो मून है ना सर? जुपिटर मून 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 है सर। 9 3 1 4 और 8 बराबर है। अब सेकंड का स्पल सब लॉर्ड अगर 2 6 11 दिखाएगा तो अच्छा धन रहेगा। 5 8 और 12 दिखाएगा तो धन खराब रहेगा। यहाँ पर अभी न तो 2 6 11 है न तो 5 8 12 है। न्यूट्रल सिंपल सी बात है बस, और कुछ दिमाग में नहीं चलाना है। लेकिन पूरा कॉम्बिनेशन नहीं है, बट 8 नंबर है, एक है नेगेटिव। 8 है। तो जब दशा ऐसी चलेगी जहां पर 8 हाउस एक्टिव होगा जीवन में, तो वो टाइम पे पैसों से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम रहेगा। जब वो दशा खत्म हो जाएगी वापस नॉर्मल हो जाएगा। बैंकरप्ट की परिस्थिति नहीं आएगी। अगर 5 8 12 कंप्लीट कॉम्बिनेशन होता तो बैंकरप्ट हो सकता है, बट वो परिस्थिति नहीं आई। ये हम लोग स्टैटिक प्रॉमिस चेक कर रहे हैं। हाँ, स्टैटिक प्रॉमिस, ये सारा स्टैटिक प्रॉमिस का है। बराबर। सेकेंड हाउस से हम ये व्यक्ति की वाणी को भी देखते हैं, तो वाणी के साथ में कनेक्टेड है जुपिटर। एस्ट्रोलॉजी के अंदर ये फील्ड में है और जुपिटर के साथ कनेक्टेड है, तो प्रेडिक्शन परफेक्ट हो सकता है। क्योंकि जुपिटर, जैसे मैंने उसमें आपको दृष्टि का दिखाया था, इसमें सेकंड का स्पल सब लॉर्ड अगर जुपिटर बनेगा तो इसकी वाणी परफेक्ट रहेगी। अब ये व्यक्ति की बैंक बैलेंस के बारे में हमने देखा। अब लैंग्वेज, जुपिटर है, मून है, तो यहाँ पर कहीं पर भी आपको बैड लैंग्वेज, खराब लैंग्वेज कुछ दिख रहा है, वो कोई चीज नहीं है। दूसरा, सेकंड हाउस से हम क्या देखते हैं? फैमिली को देखते हैं। सेकंड हाउस से हम व्यक्ति के संस्कार को देखते हैं। अब यहाँ पर कहीं पर भी आपको राहु मंगल कुछ दिख रहे हैं? कुछ नहीं दिख रहा है। चीटिंग नहीं कुछ। तो जेन्युइन फैमिली, जेंटल फैमिली, अच्छा फैमिली, वो सारी चीजें हम यहाँ से कंसिडर कर सकते हैं उसको। बाकी हाउसेस तो वही है, वो वही रहेंगे। और ये जो थर्ड हाउस है, इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं है। थर्ड हाउस का ज्यादा रोल हम प्रश्न कुंडली में करेंगे।